हेलो सी फाइनल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सारंग से क्लासेस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इंडेक्स 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। अभी इससे लास्ट लेक्चर में हमने जो किया था एक बार उसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रिकॉग्निशन कि अगर मैं गुड्स या सर्विसेज रिसीव करता हूं और उसकी पेमेंट करता हूं शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं इस शेयर इशू कर दिए, शेयर ऑप्शन इशू कर दिए, कैश या फिर मेरे को एसेट वगैरह इशू की, बट कैश और एसेट की वैल्यू डिपेंड करती है मेरी शेयर के प्राइस के ऊपर। अगर कुछ ऐसा थ्रू पेमेंट करता हूं मैं गुड्स सर्विसेज एक्सपेंसेस इनकर करने के लिए, तो मैं उस गुड्स सर्विसेज या एक्सपेंसेस को किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करूंगा अपनी बुक्स में। हमने वो देखा था लास्ट लेक्चर में। हमने कौन सा केस देखा था? हमने अदर देन एम्प्लॉइज वाला केस देखा था। एम्प्लॉइज वाला केस हमने टच किया था, सिर्फ स्टार्ट किया था, बट उसको कंप्लीट नहीं किया था। हमने अदर देन एम्प्लॉइज में देखा था कि जैसे कि कुछ मैं मान लो मशीनरी एक्वायर की है मैंने सप्लायर से। आप कौन सप्लायर को ना, आप सप्लायर हो, आपसे मैंने मशीनरी एक्वायर की है, तो अपने बुक्स में उस मशीनरी को किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करूंगा। उस मशीनरी को अगर रिकॉग्नाइज करना होगा तो मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा? मेरे लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा कि मैं मशीनरी की फेयर वैल्यू पता करूं। मशीनरी की फेयर वैल्यू पता कर ली मैंने, उसके ऊपर रिकॉग्नाइज कर दिया। बट अगर मैं कहता हूं कि उसकी फेयर वैल्यू मैं रिकॉग्नाइज रिलायबली नहीं कर सकता, मतलब कि एस्टिमेट रिलायबली नहीं कर सकता, तो उसको किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करूं मशीनरी को? मशीनरी की अगर फेयर वैल्यू नहीं निकाल सकता मैं अच्छे से, रिलायबली मेजर नहीं कर सकता, तो उस केस में मेरे को जो शेयर्स वगैरह इशू कर रहा हूं, शेयर ऑप्शंस वगैरह इशू कर रहा हूं आपको, उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉग्नाइज करूंगा मैं उस मशीनरी को फिर। ठीक है, और ये कौन सी डेट की लेनी होगी आपको? जो मतलब कि आप फेयर वैल्यू लेनी है, चाहे आपकी शेयर्स की हो या फिर आपकी मशीनरी की, किस दिन की लेनी है? जिस दिन आपको रिसीव हो जाती है वो मशीनरी। ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा था मैंने। अगर ठीक है, ये सारा हो गया। इसके बाद हमने कुछ जनरल एंट्रीज वगैरह का देखा था। ठीक है, अब जनरल एंट्रीज में हमने देखा था कि इक्विटी, मतलब कि अगर उसको शेयर्स वगैरह इशू करता हूँ, शेयर ऑप्शंस वगैरह इशू करता हूँ, तो उस केस में क्या एंट्री होगी? एक्सपेंस या एसेट। अगर मान लो एक्सपेंस इंकर हुआ तो मेरा एक्सपेंस डेबिट, और अगर एसेट रिसीव हुई है, एसेट की डेफिनेशन मीट कर जाती है, तो मेरा एसेट अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व किया था और इशू किया था मैंने जब, तो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व को डेबिट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व से मैं ट्रांसफर कर देता हूँ सीधा इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम में। ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में देखा था, तो अभी यहाँ पे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ। और उसके बाद अगर मैं जो मशीनरी एक्वायर की थी उसकी मान लो अगर मैं पेमेंट करता हूँ, किससे, किस वे से करता हूँ? अगर मैं उसको कैश देता हूँ या एसेट देता हूँ कोई, बट कैश और एसेट की वैल्यू डिपेंड करती है मेरे शेयर के प्राइस के ऊपर, तो उस केस में क्या एंट्री होगी? एक्सपेंस और एसेट। उसको क्या पेमेंट कर रहा हूं मैं? क्या शेयर्स वगैरह इशू कर रहा हूं? नहीं, शेयर्स इशू करता तो मैं रिजर्व जाता मेरा। अगर मैं कैश ही पेमेंट करना तो मेरी लाइबिलिटी बन गई है, कि मेरे को लाइबिलिटी बन गई है मेरी कि उसको कैश पे करना होगा, या फिर मेरे को एसेट देनी होगी उसको, तो उस केस में मेरा शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो आप इसको थोड़ा हाईलाइट कर लो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये वाला इसमें रिजर्व था, इसके अंदर लाइबिलिटी हो जाता है। और यहाँ पे भी हमने शेयर्स इशू किए थे, बट यहाँ पे तो हम कैश दे रहे हैं। जिस दिन मैं पेमेंट कर दूंगा इसको डेबिट कर दूंगा लाइबिलिटी को, और कैश और बैंक को क्रेडिट कर दूंगा। उसके बाद मैंने देखा था इक्विटी अगर देता हूं किसको? एम्प्लॉइज को। एम्प्लॉइज से सर्विसेज ले रहा हूं, जैसे मेरा एम्प्लॉय था झंडूबाम, झंडूबाम से मैं सर्विसेज ले रहा हूं और उसको पेमेंट करता हूं मैं इक्विटी में, मतलब उसको शेयर्स वगैरह इशू कर देता हूं, शेयर ऑप्शंस वगैरह इशू कर देता हूं। ठीक है, अगर ऐसा कुछ सीन है तो उस केस में मैं किस अमाउंट पे उसको मेजर वगैरह करूंगा, तो वो देख रहे थे हम। ठीक है, तो इसका सबसे पहले मेजर करने से पहले मैं ये ज्यादा आपको डिटेल में नहीं बताया था, सिर्फ उसका ऊपर वाले के कंपैरिजन में बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, थोड़ा सा डिटेल में आज बताऊंगा इसके लॉजिक्स वगैरह क्या, क्यों हम इस अमाउंट पे लेते हैं, वो सारा आज बताऊंगा आपको डिटेल में। तो अभी अगर मैं आपको कहूं, इसके लिए हमने देखा था कि कुछ कंडीशंस वगैरह फुलफिल करनी हो सकती है एम्प्लॉय को। अगर कंडीशन फुलफिल करनी होती है तो कंडीशंस के हमने मल्टीपल टाइप्स देखे थे। हम एक चार्ट फॉर्म में आपको समझा देता हूँ कौन से हमने टाइप्स देखे थे। जैसे कि मेरी कंडीशन थी, इसमें काफी कंडीशन देखी थी मैंने। टू कंडीशन थी मेरी मेजर। मेजर कौन सी कंडीशन थी? एक तो मेरी थी वेस्टिंग कंडीशन, वेस्टिंग कंडीशन, और एक थी मेरी नॉन वेस्टिंग कंडीशन। अब मेरा जो वेस्टिंग कंडीशन थी उसके अंदर मैंने आगे दो पोर्शन किए थे। एक था मेरा सर्विस कंडीशन और एक होता था मेरा परफॉर्मेंस कंडीशन। अभी सर्विस कंडीशंस कौन सी थी? कि अगर मैं एम्प्लॉय से सर्विस ले रहा हूं, जैसे कि आप सीईओ, आप कंपनी में अपनी क्या करते हो, वहां पे सर्विस देते हो, जैसे जॉब कर रहे हो वहां पे क्या है, आपकी सर्विस चल रही है, वहां पे आप सर्विस दे रहे हो कंपनी को। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं कंडीशन लगा देता हूं कि मैं एम्प्लॉयज को कहता हूं कि आप मेरे को 2 ईयर्स तक अगर मेरे लिए काम करोगे, 2 ईयर्स तक मेरे लिए काम करोगे, झंडू बाम को कहता हूं कि मैं अगर तू मेरे लिए 2 ईयर्स तक काम करेगा तो मैं तेरे को 1000 शेयर्स इशू कर दूंगा। ठीक है, 1000 शेयर्स कब इशू करूंगा? अगर तू मेरे लिए 2 ईयर्स तक काम करेगा। तो ये क्या होगा? मेरी सर्विस कंडीशन। और परफॉर्मेंस कंडीशन में मेरे आगे फिर दो पार्ट होते हैं।
एक होता है मेरा नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन, नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन, और एक होता है मेरा मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन। अब मार्केट वाला क्या होता है कि जिसके अंदर मैं देखता हूं कि मेरे मार्केट के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अंदर मैं एम्प्लॉय को कहता हूं कि जैसे कि अगर मेरे शेयर का प्राइस, जैसे कि मान लो आज मेरा 50 रुपीज प्राइस है सिर्फ, मैं कहता हूं कि अगर मेरे प्राइस शेयर का प्राइस 100 रुपीज हो जाता है तो मैं तेरे को 1000 शेयर्स इशू कर दूंगा, ठीक है, या शेयर ऑप्शंस दे दूंगा, ठीक है। शेयर ऑप्शंस क्या होता है वो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में देख लिया था, उतने डिटेल में यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यहाँ पे आपके लिए डिफरेंस रहेगा नहीं, चाहे आपको शेयर्स दिया हो चाहे शेयर ऑप्शंस दिया हो, आपके लिए ट्रीटमेंट सेम ही रहने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको फेयर वैल्यू ही लेनी है उसकी, चाहे शेयर हो चाहे शेयर ऑप्शन हो, ठीक है। आपको उस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करना, बट मैंने आपको एक बार क्लैरिटी दे दी थी कि होता क्या हो। अब मैं कहता हूं कि अगर मेरे शेयर का प्राइस 100 रुपीज हो जाता है और मैं आपको 1000 शेयर इशू कर दूंगा, तो मतलब कि मार्केट रिलेटेड कंडीशन होगी, कि मतलब मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। और नॉन मार्केट में ये मेरा मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं होता, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है कि मैं अपने कंपनी की इंटरनल एक्टिविटीज वगैरह कैसे कर रहा हूँ, या ऑपरेशंस वगैरह कैसे कर रहा हूँ मैं अपनी कंपनी के ऑपरेशन से। जैसे कि अब मैं एक्टिविटी है मेरी सारी मिसमैनेज एक्टिविटी है, जैसे कि मैं मेरे कंपनी में रॉ मटेरियल का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, पड़ा पड़ा वहां पे खराब हो रहा है मटेरियल, उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं हो रही है जो मेरे रॉ मटेरियल है, तो उस वजह से क्या होता है कि मेरे जो अर्निंग्स हैं वो डाउन होती है, ठीक है। अब अर्निंग्स हो रही है मेरी सिर्फ 80 लाख की, मैं कहता हूं कि जब मेरी अर्निंग्स 1 CR की हो जाएगी, अगर मेरी अर्निंग 1 CR की हो जाएगी तो मैं आपको 1000 शेयर इशू कर दूंगा। तो ये कौन से होगा मेरे नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन, मतलब कि इसमें मार्केट से लेना देना नहीं है, यहाँ पे मार्केट से लेना देना था मार्केट रिलेटेड में, कि क्योंकि जो मार्केट का प्राइस होता है, जो मतलब मेरे शेयर का प्राइस है वो डिमांड सप्लाई, मार्केट की डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, और ये मेरे इंटरनल एक्टिविटीज के ऊपर, कि अगर मैं रॉ मटेरियल वेस्ट करना बंद कर दूं तो मेरी 1 CR की टर्नओवर हो जाएगी, मतलब प्रॉफिट हो जाएगा, अर्निंग्स हो जाएंगी, तो ये होगी मेरी नॉन मार्केट परफॉर्मेंस। और नॉन वेस्टिंग कंडीशन, वेस्टिंग तो वो थी अगर मैं ये फुलफिल कर रहा था कंडीशन तब मेरे को पैसा मतलब कि शेयर्स वगैरह इशू कर रहा था। अभी ये क्या होता है, चाहे ये पूरी हो ना हो इससे इंपैक्ट नहीं पड़ता, मेरे को अगर शेयर्स इशू करने हैं तो उसको करने ही है, इससे मतलब नो इम्पैक्ट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, आप ये लिख सकते हो, नो इफेक्ट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो अभी हमारा ये हो गया। अब हमने वेस्टिंग कंडीशंस के तो एग्जांपल्स बहुत सारे देख लिए थे, नॉन वेस्टिंग के अभी देखने थे, तो नॉन वेस्टिंग के अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया कल वाला रिवाइज सारा। अब नॉन वेस्टिंग कंडीशंस के 30, 31, 32 नंबर एग्जांपल पे चलिए जल्दी से, आईसीआई स्टडी मटेरियल के वहां पे जल्दी से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया। एक एंटिटी है जो इशू करती है सम स्टॉक ऑप्शंस टू इट्स एम्प्लॉइज, मतलब ये एम्प्लॉइज को स्टॉक ऑप्शंस वगैरह इशू करती है, ठीक है। अभी हम सिर्फ कंडीशंस वाला पोर्शन ही कर रहे हैं, बाकी वाला पोर्शन ग्रांट वगैरह क्या होगा सब सब डिटेल में करेंगे, अभी उस पर नहीं पहुंचे अभी, ठीक है। एक एंटिटी अगर इशू करती है सम स्टॉक ऑप्शंस टू इट्स एम्प्लॉइज वेर इन दे आर रिक्वायर्ड टू सर्व मिनिमम पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 ईयर, इसके अंदर मतलब कि सारंग सी क्लासेज, एंटिटी कौन है, सारंग सी क्लासेज इशू करती है कुछ स्टॉक ऑप्शंस को अपने एम्प्लॉइज को, मतलब कि मेरा झंडू बाम को इशू करता हूं, ठीक है। व्हेन दे आर रिक्वायर्ड टू सर्व, ये अलग अलग हैं, 2 एम्प्लॉय है मेरे, एक झंडू एक बाम, ठीक है। मैं दोनों एम्प्लॉइज को अपने ऑप्शंस इशू कर देता हूं दोनों को, ठीक है, कि अगर तुम नेक्स्ट 2 ईयर्स मेरे लिए सर्विस करोगे तो मैं आपको अपने शेयर इशू कर दूंगा, स्टॉक ऑप्शंस इशू कर दूंगा। एंड फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड होने के बाद 1 साल का और इन्होंने वेटिंग टाइम दे दिया, विद इन विच, उस वेटिंग टाइम में क्या करेंगे, द एंटिटी शुड अचीव रेवेन्यू 100 मिलियन, मतलब कि उस मतलब कि जैसे ही मेरा, जैसे कि यहाँ पे घुमा देता हूँ, यहाँ पे मेरे 2 ईयर्स है, ये हो गए मेरे सर्विस कंडीशन, कि इतना काम उसको करना पड़ेगा, इतने टाइम उसको काम करना पड़ेगा मिनिमम। और उसके भी 1 ईयर के बाद एक ये रख दिया इन्होंने वेटिंग टाइम, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक रिवेन्यू होना चाहिए इनका कितना, 100 मिलियन, ठीक है, 100 मिलियन रिवेन्यू होना चाहिए, ठीक है, अचीव करना चाहिए। हाउएवर इफ एन एम्प्लॉय लीव्स द एंटिटी आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड ईयर, अगर वो सेकंड ईयर के बाद छोड़ देता है, मतलब कि यहां तक काम करने के बाद छोड़ देता है अगर एम्प्लॉय, देन द एम्प्लॉय विल नॉट लूज द एंटाइटलमेंट टू गेट सच सेट पे पेमेंट। तो अगर मैंने उसको कहा था कि आपको स्टॉक ऑप्शंस वगैरह दूंगा, अगर इसके बाद छोड़ देता है इस पीरियड के बीच में, ठीक है, यहां तक के बीच में अगर वो छोड़ देता है तब भी उसको स्टॉक ऑप्शंस मिलेंगे, क्यों, क्योंकि उसने ये वाली कंडीशन फुलफिल कर दी है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ सीन होता है तो इस कंडीशन को क्या कहूंगा, जो रिवेन्यू वाली कंडीशन है 1 ईयर का वेटिंग पीरियड वाली, इसको कहूंगा नॉन वेस्टिंग कंडीशन। क्यों, क्योंकि चाहे ये मेरी फुलफिल हो या ना हो मेरा इंपैक्ट नहीं पड़ता, शेयर इशू होने मतलब होने हैं, ठीक है, ये होगी मेरी नॉन वेस्टिंग कंडीशन, ठीक है जी। यहाँ पे हैंस दी कंडीशन ऑफ अचीविंग टारगेट
ये अचीविंग रेवेन्यू टारगेट वाली कौन सी नॉन वेस्टिंग होगी, क्योंकि इससे इंपैक्ट नहीं हो रहा ना मेरा कि इशू करना है नहीं करने से, अगर फुलफिल नहीं हो तो इशू नहीं करते, बट यहाँ पे इंपैक्ट नहीं था, एग्जाम्पल में दे रखा था, तो हम इसको नॉन वेस्टिंग कंडीशन कहते हैं। अब 31st एग्जाम्पल पे आइए, एन एंटिटी ग्रांट शेयर ऑप्शंस टू ए डायरेक्टर ऑन द कंडीशन दैट द डायरेक्टर डज नॉट कम्पीट विद द रिपोर्टिंग एंटिटी फॉर ए पीरियड फॉर एटलीस्ट। एक एंटिटी ने ग्रांट किए हैं शेयर ऑप्शंस एक डायरेक्टर को, किस कंडीशन पे, उसने क्या कंडीशन रखी कि डायरेक्टर कंपीट नहीं करेगा रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ 3 इयर्स तक, 3 इयर्स तक वो कंपीट ना करे, इसलिए मैं उसको कुछ शेयर ऑप्शंस दे रहा हूं, ठीक, ग्रांट कर रहा हूं। फेयर वैल्यू ऑफ द अवार्ड एट द डेट ऑफ द ग्रांट, जो अवार्ड कौन सा है, मतलब कौन सा अवार्ड दे रहा हूं उसको, कौन सा, ये शेयर ऑप्शंस, उसको कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अवार्ड दे रहा हूं कि वर्ल्ड कप अवार्ड दे दिया मैंने, कुछ भी पकड़ा रहा हूं उसको ना। फेयर वैल्यू ऑफ द अवार्ड एट द डेट ऑफ ग्रांट, मतलब फेयर वैल्यू शेयर ऑप्शंस की दे रखी है कितनी, इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ नॉन कम्पीट क्लोज इज 15 मिलियन, ठीक है, इसकी 15 मिलियन की फेयर वैल्यू दे रखी है, किसकी, इनकी शेयर ऑप्शंस की। दी नॉन कम्पीट क्लोज, अब नॉन कम्पीट क्लोज है जो, ठीक है, ये क्या होता है मेरा नॉन वेस्टिंग कंडीशन, क्यों, बिकॉज द एंटिटी डज नॉट रिसीव एनी सर्विसेज, यहाँ पे एंटिटी कोई सर्विस ले नहीं रही, ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं है, ठीक है। अब मान लो ऑन द ग्रांट डेट दी एंटिटी इमीडिएटली रिकॉग्नाइजेज कॉस्ट, तो इसलिए उसको क्या करना होगा, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना होगा। अगर सर्विस लेती तो मैं जैसे मान लो ये कहता कि 2 इयर्स तक सर्विस लेने के लिए मैं 15 लाख दे रहा हूँ इसको, तो 2 इयर्स में मैं रिकॉग्नाइज करता, फर्स्ट ईयर में एक पोर्सन, सेकंड ईयर में एक पोर्सन, ठीक है, प्रोपोर्शनेट करके उनको रिकॉग्नाइज करता। बट यहाँ पे मेरे को कुछ सर्विस तो मिलनी नहीं है, अब मेरे को मिलनी नहीं है तो उसी दिन रिकॉग्नाइज कर दो ना सारा, जिस दिन मैं उसको दे रहा हूँ, ग्रांट डेट पे ही मैंने इसको सारे को रिकॉग्नाइज कर दिया 15 मिलियन की कॉस्ट को, ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे को आगे सर्विस मिलनी नहीं है इससे, ठीक है, और ये नॉन वेस्टिंग कंडीशन होगी। अब मान लो वो डायरेक्टर किसी और को मैंने इसलिए दिया था कि वो कंपीट ना करे, बट वो कंपीट करने लग गया अगर, तो क्योंकि मेरे को सर्विस उससे मिलनी नहीं थी। अब इसमें एक कंसेप्ट और मैं आपको करवा देता हूं साथ साथ, ठीक है, ऑन द ग्रांटेड द एंटिटी इमीडिएटली रिकॉग्नाइजेज ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 15 बिकॉज़ डायरेक्टर इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी future services, the entity cannot reverse the expense recognized even if the director goes to work for a competitor and loses the share option, ठीक है। अब यहाँ पे शेयर्स ऑप्शंस मैंने उसको दिए थे कि अगर तू कितने साल तक 3 इयर्स तक कंपीट नहीं करेगा, ठीक है, मैं इसको एक आपको इसके साथ साथ में एग्जांपल के साथ साथ में एक कंसेप्ट करवा देता हूँ जल्दी से, ठीक है, इसलिए आप एग्जांपल्स वगैरह को स्किप मत किया करो, ठीक है, मैं एग्जांपल्स के थ्रू भी आपको कंसेप्ट करवा जाता हूँ कई बार। तो इसमें जैसे कि मेरे को रिवर्सल करना होता है, अगर यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं रिवर्स की, रिवर्स करना होता है अगर, तो मैं किस चीज को करता हूं रिवर्स, चाहे तो मैं जो एक्सपेंस है एसेट मैंने बुक की है, एक्सपेंस वगैरह जो बुक करता हूं मैं उसको रिवर्स करना होता है मेरे को। एक होता है मेरे को कि जो रिजर्व या लाइबिलिटी के अंदर मैंने डाला उसको रिवर्स करूं मैं, ठीक है। अगर मेरा ये रिवर्स कब होगा, ये वाला रिवर्स कब होगा मेरा पोर्शन, लाइबिलिटी जैसे कि शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, उसके अंदर अमाउंट गया है, अब उसको रिवर्स करना है तो वो कब होगा, और ये एक्सपेंस रिवर्स कब होगा, जो एक्सपेंस है वो मेरा रिवर्स, जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, या फिर मैंने कोई और एक्सपेंस किया, या कोई एसेट रिकॉग्नाइज कर दी, मान लो एसेट तो आ गई है, उसमें तो रिवर्सल का कंसेप्ट बनता नहीं है इधर, खैर वो तो रिसीव हो गई। सर्विस के केस में जैसे कि सर्विस मेरे को था कि हाँ एम्प्लॉय से 3 इयर्स तक अगर ये सर्विस लूंगा तो ये दूंगा, बट वो बीच में छोड़ के चला गया, ठीक है, तो मतलब कि एक्सपेंस का ही पोर्शन होगा इसमें, एसेट वगैरह तो रिसीव हो गए तो वो मतलब कि उसमें तो रिवर्सल का होता नहीं है, क्योंकि उसमें इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हो जाता है, ठीक है, जो भी होता है। अब इसमें मान लो कि मैंने एम्प्लॉय को कहा कि इतने ईयर्स तक तू सर्विस देगा, तो ये वो 3 इयर्स तक तो मैं तेरे को इतने शेयर दे दूंगा, ठीक है, 3 इयर्स की सर्विस की कंडीशन रखी थी। वो बीच में फर्स्ट ईयर में मेरे को लगे कि वो छोड़ के भाग गया, या फिर मेरे को लगता है कि फर्स्ट ईयर में छोड़ के छोड़ो कि जैसे ही मान लो कुछ भी कंडीशन रखी थी, कुछ भी कंडीशन रखी, मान लो एक एम्प्लॉय था मेरा, उसको मैंने कहा कि तेरे को 3 इयर्स तक तू मेरे साथ काम करेगा तो मैं तेरे को 1000 शेयर्स दूंगा, तो मैंने फर्स्ट ईयर में भी रिकॉग्नाइज करूंगा, सेकंड में भी, थर्ड में भी। फर्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज किया, सेकंड ईयर में वो छोड़ के भाग गया, तो अब क्या करूंगा मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, रिवर्स। बट इसके अंदर रिवर्स अगर मेरा एक कंप्लीट वेस्टिंग पीरियड हो जाता है उसके बाद छोड़ता है तो उसको तो मेरे को शेयर देना ही पड़ेगा ना। मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था कि वो नॉन वेस्टिंग कंडीशन के टाइम पे छोड़ जाता है,
ठीक है, बट उसने जो वेस्टिंग कंडीशन थी वो कंप्लीट कर दी, तो मतलब कि उसको शेयर बेस्ड पेमेंट तो करनी होगी मेरे को, मतलब सर्विस ले चुका हूं उससे वो, तो उसको मेरे को पेमेंट करनी होगी। अगर वैसा सीन है तो क्या होता है मेरा कि जब तक मेरा वेस्ट वेस्ट नहीं होता, वेस्ट मतलब कि मैं डिलीवर कर देता हूँ शेयर उसको, डिलीवर डिलीवर वेस्ट मतलब कि मैं डिलीवर कर देता हूँ, ठीक है। वेस्ट वेस्टिंग डेट जिस दिन मैंने उसको डिलीवर किया शेयर को, ठीक है, मतलब कि जैसे शेयर ऑप्शन अब दे दिया, शेयर दे दिया, लो भाई अब ये आपका है, आपका हक है, शेयर ऑप्शन दे दिया कि अब तू इसको ले, अब कोई कंडीशन नहीं है तेरे ऊपर, अब इसको एक्सरसाइज कर सकता किसी भी टाइम पे, वो होगी मेरी वेस्टिंग डेट, ठीक है, वेस्ट मतलब डिलीवर करना उसको, शेयर डिलीवर कर दिया, ठीक है, वो वाले। अब उसके बाद अगर वेस्ट वेस्टिंग पीरियड मेरे यहाँ पे खत्म हो गया, उसको राइट मिल चुका है कि अब वो खरीद सकता है, उसको कोई और सर्विस वगैरह प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर ये कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद एक्सपेंस वाला होगा जो ये वाला रिवर्स नहीं होगा, मतलब कि आफ्टर वेस्टिंग पीरियड नो रिवर्सल, ये वाला रिवर्स नहीं होगा, वेस्टिंग पीरियड के बाद एक्सपेंस रिवर्स नहीं होगा, समझे। आई होप आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि आप अब गलत नहीं करके आओगे। रिवर्सल के वजह से क्या होता है कि बच्चों को कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं आ पाती कि सर रिवर्स कह रहे हो बट रिवर्स करेंगे किसका, ये मतलब कि अगर वेस्टिंग पीरियड के बीच में है, रिवर्स ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड, अगर वो वेस्टिंग पीरियड खत्म होने से पहले, मतलब कि जिस दिन वेस्टिंग डेट थी उससे पहले अगर छोड़ जाता है, मेरे को खर्चा लगे नहीं तो उसको रिवर्स कर दूंगा एक्सपेंस को जो पहले बुक किया होगा। और अगर वेस्टिंग कंडीशन पूरी होने के बाद वो छोड़ के जाता है, 3 इयर्स की कंडीशन थी, 3 ईयर कंप्लीट होने के बाद छोड़ के जाता है, तो उसको रिवर्सल नहीं करेंगे हम। ओके, क्लियर क्लियर। और ये रिजर्व लाइबिलिटी होती है, इसका कब होगा रिवर्सल, ये अगर मेरे को चाहे पहले छोड़ के जाए चाहे बाद में छोड़ के जाए, मेरा रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका रिवर्सल होता है मेरा बिफोर वेस्टिंग एज वेल, बिफोर वेस्टिंग एंड कर दो, एंड आफ्टर वेस्टिंग, दोनों केसेस में इसका रिवर्सल हो जाएगा। अब इसका रिवर्सल की एंट्री होगी अगर मेरी, इसकी क्या होगी, मान लेते हैं एम्प्लॉइज के केस में, एम्प्लॉइज के केस में ही होती है मेरी वेस्टिंग कंडीशन वगैरह, ठीक है, एम्प्लॉइज की एंट्री लेते हैं, इसमें एंट्री क्या होगी मेरी, जनरल एंट्री, एम्प्लॉय, यहाँ पे शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व या फिर लाइबिलिटी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। अब ये तो उसकी हो गई एंट्री। अगर मेरे को यही एंट्री इस केस में भी होगी और इसमें भी होगी, कब कब, ये देखो, ये बिफोर वेस्टिंग की है, बिफोर वेस्टिंग ये वाली आ गई, ठीक है, बिफोर वेस्टिंग की, बिफोर वेस्टिंग में एक्सपेंस आ गया, बिफोर वेस्टिंग एक्सपेंस आ गया, हमें ये वाली तो मतलब कि शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व या लाइबिलिटी, ये तो चाहे बिफोर वेस्टिंग हो चाहे आफ्टर वेस्टिंग हो, दोनों कंडीशन में करनी ही होगी, ठीक है, रिवर्सल, ठीक है। अगर मैं बाद में उसको शेयर देने की लाइबिलिटी नहीं बनती है तो मेरे को रिवर्सल तो तभी करेंगे ना कि अगर लाइबिलिटी नहीं बन रही है शेयर देने की, ठीक है। अब इस केस में ये वाली तो दोनों केस में होगी मेरी, इसमें और इसमें, बट अगर मैं कहूं क्या कि अगर मेरी ये आफ्टर वेस्टिंग पीरियड होती है, अगर ये वाली थी मेरी बिफोर वेस्टिंग पीरियड एंड, मतलब वेस्टिंग पीरियड के बीच में, तो इसको ये लिख सकता हूँ बिफोर वेस्टिंग पीरियड की जगह ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड, ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, आफ्टर वेस्टिंग पीरियड ये बिफोर वेस्टिंग, इसकी जगह ना ड्यूरिंग ही कर लो इसको, ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड मतलब कि ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड खत्म होने से पहले, और ये आफ्टर वेस्टिंग पीरियड, ठीक है।
अब आफ्टर वेस्टिंग पीरियड एंड आफ्टर वेस्टिंग पीरियड क्या एंट्री होगी, मतलब कि एक्सरसाइज पीरियड के टाइम पे, और ये कह सकते हैं कि इसको ड्यूरिंग एक्सरसाइज पीरियड या फिर नॉन वेस्टिंग कंडीशन के टाइम पे हो, कहीं भी हो, ठीक है। तो ये मान लो, ठीक है। अब इसमें क्या एंट्री होगी मेरी, इस केस में एंट्री होगी शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व या लाइबिलिटी डेबिट टू, यहां पे आफ्टर वेस्टिंग पीरियड है। आफ्टर वेस्टिंग पीरियड में सर ये लाइबिलिटी और रिजर्व तो हो जाएगा मेरा रिवर्स, बट एक्सपेंस तो इन्होंने मना किया ना कि आफ्टर वेस्टिंग नो रिवर्सल, आफ्टर वेस्टिंग पीरियड, आफ्टर वेस्टिंग पीरियड इसका तो रिवर्सल होगा नहीं, तो फिर रिवर्सल किससे करेंगे। हम क्या करना होता है कि आफ्टर वेस्टिंग पीरियड में हम क्या करते हैं, एक इक्विटी, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हम क्या करते हैं कि अगर आफ्टर वेस्टिंग पीरियड रिवर्सल करना हो तो एक इक्विटी से दूसरे इक्विटी में डाल देते हैं, ठीक है। मतलब कि एक इक्विटी हमारा बड़ा घर है, उसके एक कमरे से उठा के दूसरे कमरे में डाल दिया, मतलब कि उसका रूप चेंज हुआ है बस, और कुछ नहीं हुआ, इक्विटी इक्विटी ही रहा हो, तो टू इसको रिटेन्ड अर्निंग्स में कर देंगे, रिटेन्ड अर्निंग। इसको मैं एक काम करता हूँ, दूसरे कलर से तो नहीं, इसको हाईलाइट कर दूंगा, टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है जी। अभी आपको आई होप क्लैरिटी इतनी जबरदस्त होगी होगी कि मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं जल्दी से। हमने सबसे पहले क्या देखा कि अगर मैं क्या करता हूं, शेयर बेस पेमेंट की थी मैंने, उसका एम्प्लॉइज को शेयर बेस पेमेंट इशू करने का कहा था, बट वो कुछ भी वजह से लगा लो मेरा फर्स्ट ईयर के बाद वो मेरी लाइबिलिटी नहीं बनती अब देने की एम्प्लॉइज को। मैंने 3 इयर्स की वेस्टिंग कंडीशन, सबसे पहले मैंने 3 इयर्स की वेस्टिंग कंडीशन रखी थी एम्प्लॉइज को कि मैं आपको इतने पीरियड में अगर आप मेरे को इतनी सर्विस दोगे तो मैं आपको इशू कर दूंगा शेयर। मेरे पास एक ही एम्प्लॉई है मान लो, ठीक है, एक एम्प्लॉई को, अब वो सेकंड ईयर में छोड़ के भाग गया, सेकंड ईयर में छोड़ के भाग जाता है तो उसको क्या करूंगा मैं, अब शेयर दूंगा नहीं, तो उस केस में मेरा रिवर्सल होता है। अगर ये मतलब क्या है, 3 इयर्स की कंडीशन के बीच में, मतलब ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड अगर वो छोड़ के चला जाता है तो उस केस में एक्सपेंस को तो मैं रिवर्स करूंगा। अगर ये आफ्टर वेस्टिंग पीरियड छोड़ के जाता तो इसका कोई रिवर्सल नहीं होता। और रिजर्व और लाइबिलिटी, एक मेरी एंट्री क्या होती थी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व या लाइबिलिटी, वैसी होती थी, ठीक है। एक्सपेंस वाली तो ऊपर वाली की एंट्री थी जो मेरी एक्सपेंस में बुक हुआ था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, वो ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड है तब तो रिवर्स हो जाएगा, बट आफ्टर वेस्टिंग पीरियड है तो उसका कोई रिवर्सल नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी एंट्रियां कैसे की थी हमने वो भी देखेंगे। रिजर्व और लाइबिलिटी होती है उसकी, चाहे ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड हो चाहे आफ्टर वेस्टिंग पीरियड हो, इसका रिवर्सल हो जाएगा अगर उसको शेयर्स वगैरह इशू नहीं करने पड़ते हैं मेरे को, मतलब कि शेयर वगैरह इशू करने की मेरी झंझट खत्म हो जाता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। उसकी एंट्री क्या की थी, अगर ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड होता तो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, मतलब ये वाला रिवर्सल हो गया, ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड में भी आ गया ये, और ये ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड में रिवर्सल होता है, इन दोनों का होता है, ठीक है। टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये वाला भी होगा रिवर्स ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड एक्सपेंस का, और आफ्टर वेस्टिंग पीरियड सिर्फ ये वाला आफ्टर वेस्टिंग पीरियड में यही होता है रिवर्स, तो इसको हमने रिवर्स किया, ठीक है। पहले क्रेडिट हुआ था, अब डेबिट कर दिया, और इसको जो एम्प्लॉय एक्सपेंस था इसको आफ्टर वेस्टिंग पीरियड में रिवर्स नहीं करेंगे, एक्सपेंस रिवर्स नहीं करेंगे, इसको सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग रिवर्स कर दी मैंने, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग मतलब कि रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दिया, एक इक्विटी से दूसरी इक्विटी में ट्रांसफर कर दिया, बस और कुछ नहीं था, ये इतना इजी था। अब इसके बाद मैं जो आपको एग्जांपल समझा रहा था उस एग्जांपल पे चलते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। दी नॉन कम्पीट क्लोज इज ए नॉन वेस्टिंग कंडीशन बिकॉज द एंटिटी डिड नॉट रिसीव एनी सर्विसेज। ये क्या मेरी नॉन वेस्टिंग कंडीशन है, बिकॉज एंटिटी कोई सर्विस रिसीव नहीं करेगी, ठीक है। अब उसको मैंने इशू कर दिया और कोई सर्विस वगैरह तो रिसीव करनी नहीं है, तो ऑन द डेट ही मैंने उसको सारी कॉस्टों को बुक कर दिया, ओनली ग्रांटेड द एंटिटी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज द कॉस्ट, तो इसलिए उसने 15 मिलियन का जिस दिन ग्रांट किया था उसी दिन रिकॉग्नाइज कर लिया सारा एक्सपेंस, बिकॉज डायरेक्टर इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी फ्यूचर सर्विसेज, क्योंकि डायरेक्टर फ्यूचर में कोई सर्विसेज देने वाला नहीं है। द एंटिटी कैन नॉट रिवर्स द एक्सपेंस रिकॉग्नाइज। तो वेस्टिंग पीरियड मतलब कि वेस्टिंग पीरियड कब से होता है, ग्रांट डेट से वेस्टिंग डेट तक के बीच के पीरियड को कहते हैं हम वेस्टिंग पीरियड। अब ग्रांट डेट और वेस्ट डेट मेरी सेम थी, मतलब वेस्ट डेट कौन सी, जिस दिन मैंने उसको इशू कर दिया, मेरी दोनों डेट सेम है, ठीक है। उसी दिन मैंने उसको सारे शेयर ऑप्शन दे दिए, बाद में कोई उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। उसी दिन वेस्ट हो गए हैं, ठीक है। अब वेस्ट पीरियड के बाद क्या एक्सपेंस को हम रिवर्स करते हैं, नहीं, एक्सपेंस रिवर्स नहीं होगा, ये लिखा कैन नॉट रिवर्स दी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हो चुका है तो हो चुका है, अब वो रिवर्स नहीं होगा। बट सर मेरी लाइबिलिटी तो बनी नहीं है शेयर्स देने की, तो शेयर्स को रिवर्स कर दो, टू रिटेन्ड अर्निंग्स में कर दो, ये लिखा इवन इफ द डायरेक्टर गोज टू वर्क फॉर कंपटीटर एंड लॉसेस द शेयर ऑप्शन,
उसको शेयर ऑप्शंस लूज करने पड़ेंगे, क्योंकि उसको 3 इयर्स तो 3 इयर्स अगर वो कंप्लीट नहीं करता तो देता उसको शेयर ऑप्शंस, बट यहाँ पे शेयर ऑप्शंस उसको दिए नहीं मैंने। क्यों? उसने सर्विस कंडीशन मीट नहीं की है। सर्विस कंडीशन नहीं मतलब जो ये कंडीशन लगाई थी कि 3 इयर्स तक वो कंप्लीट नहीं करेगा, सर्विस देने की नहीं थी इसमें। हमने उसको ये नहीं कहा कि तू मेरे को सर्विस देगा 3 इयर्स तक, हमने ये कहा था कि कंप्लीट नहीं करेगा, ठीक है। वो कंडीशन फुलफिल नहीं की तो हम इसने लूज कर दिया वो शेयर ऑप्शंस को, तो शेयर ऑप्शंस फिर रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, रिजर्व से रिटेन अर्निंग्स में चले जाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थर्टी टू, एक एंटिटी है जो इशू करती है 100 शेयर ईच टू 1000 एम्प्लॉइज अंडर शेयर बेस्ड पेमेंट अपॉन दी कंडीशन टू सर्व दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 2 ईयर्स सब्जेक्ट टू बिलो सिनेरियोज, ठीक है। एक एंटिटी इशू करती है 100 शेयर ईच टू इट्स 1000 एम्प्लॉइज अंडर शेयर बेस्ड, ठीक है। जैसे एक एंटिटी है वो इशू करती है 100 शेयर, मतलब कि उसके पास 1000 एम्प्लॉइज है और हर एम्प्लॉय को 100 शेयर देती है, ठीक है। यहाँ पे इशूड का क्या मतलब है कि इसको इशू कर चुके हैं, मतलब इसको दे चुके हैं, अभी वेस्ट नहीं हुए हैं, मतलब कि शेयर्स उसको डिलीवर तब करेंगे जब वो वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी वेस्ट कब करेंगे? जब वो कुछ कंडीशन वगैरह दी होंगी तो वो कंप्लीट हो जाएंगे, तभी उसको हम देंगे। यहाँ पे ये मतलब है कि अभी उसको देने हैं, हमें शेयर देने हैं, ठीक है। issued 100 shares is to its under share payment upon the condition to serve the organization for at least next 2 years। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन को 2 ईयर्स सर्व कर देता है तो उसको 100 शेयर देंगे एवरी एम्प्लॉय को। कितने एम्प्लॉय मेरे? 1000, ठीक है। इसका मतलब ये होगा, यहाँ पे ये मतलब नहीं कि उसको हमने दे दिए हैं, वो अभी शेयर्स को बेच भी सकता है, उसको मिल चुके, उसको डिलीवरी नहीं किया हमने, अलॉट नहीं किया अभी शेयर्स, उसको एक मतलब कि ऑप्शन ग्रांट कर दिया हमने, एक मतलब शेयर्स ग्रांट किए उसको, समझे? मतलब कि एक अरेंजमेंट हो गया हमारा और उसका कि हाँ अगर तू आज से मेरे को 2 साल तक सर्विस देगा तो तेरे को शेयर इशू कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब होता है। ओके, अपॉन दी कंडीशन टू सर्व दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 2 ईयर सब्जेक्ट टू दी बिलो सिनेरियोज। कौन से सिनेरियोज दिए हैं? एक तो सर्विस कंडीशन होगी है मेरी, ये वाली कौन सी होगी? टू सर्व दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, ये होगी मेरी सर्विस कंडीशन, ठीक है जी। अब EBITDA ऑफ द एंटिटी सेल बी 10 मिलियन इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है। इन्होंने साथ में ये सिनेरियोज भी रखे हैं कुछ कि अगर EBITDA, ये कौन सी होती है मेरी? नॉन परफॉर्मेंस रिलेटेड कंडीशन होगी ये मेरी, ठीक है। ये वाली होगी नॉन परफॉर्मेंस रिलेटेड कंडीशन, नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन, नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन। और ये शेयर प्राइस ऑफ द एंटिटी, शेयर प्राइस ये कौन सी होगी? मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन। Employees are required to serve additional 4 months from the end of 2 years, but will have no impact on vesting rights at the end of 2nd year, ठीक है। अब इसमें employees are required to serve additional 4 months from the end of 2 years, but will have no impact on vesting rights at the end of 2nd year, ठीक है। इसके मतलब employees are required to serve additional 4 months from the end of, but will have, ये देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, no impact on vesting rights at the end of 2nd year। मतलब कि इसको एक्स्ट्रा 4 मंथ्स और कंप्लीट करने होंगे तभी उसको शेयर, मतलब कि सर्व एडिशनल 4 मंथ्स और करने होंगे 2 ईयर्स के बाद भी तभी उसको, बट इसकी वजह से ये नहीं है कि शेयर्स उसको नहीं मिलेंगे अगर वो सर्व नहीं करते तो, मतलब कि ये कौन से हो गए? इधर नो इम्पैक्ट आ गया ना कि उस वो सर्व करे ना करे, बट जैसे 2 ईयर्स 4 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको शेयर्स दे देंगे हम, ठीक है, जो ये 100 शेयर्स हैं, ठीक है, एवरी एम्प्लॉय को। बट अगर वो 4 मंथ्स कंप्लीट ना भी करे तब भी मिल जाएंगे उसको, मतलब कि 2 साल 4 महीने के बाद मिल जाएंगे। 2 साल मेरे पास रहे, 4 महीने मान लो छोड़ के चला गया तो 4 महीने और निकल जाने तो 2 साल 4 महीने के बाद मैं आपको शेयर्स दे दूंगा, ठीक है। तो ये वाले 2 ईयर्स वाला क्या हो गया, मतलब 4 मंथ्स वाला क्या हो गया मेरा? ये 4 मंथ है, ये नॉन वेस्टिंग कंडीशन होगी, समझे? Since 2 years to remain in service is a service related condition, it will be considered in the calculation of expected number of shares which will satisfy the condition attached।
ठीक है, ये सर्विस रिलेटेड कंडीशन होगी, ये मैंने बोला था। इट इज कंसिडर्ड कैलकुलेशन है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा क्या होता है, ठीक है, अभी मतलब आगे कंसेप्ट करवाऊंगा। इफ डेटा इज वन ऑफ द परफॉर्मेंस कंडीशन, ये परफॉर्मेंस कंडीशन कौन सी, नॉन मार्केट रिलेटेड, हैंस विल बी कंसिडर्ड व्हाइल मेकिंग एन, ये मैं आपको बताऊंगा क्या है। ये देखो सिर्फ आपकी नॉन मार्केट रिलेटेड है, ये कौन सी कंडीशन है, ठीक है, सिर्फ मार्केट, ये मार्केट रिलेटेड कंडीशन है, और ये एडिशनल 4 मंथ्स वाली ये नॉन वेस्टिंग कंडीशन है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है, तीनों एग्जाम्पल हो चुके हैं, और हमने अच्छे से अभी एक कंसेप्ट भी निपटा दिया बीच में ही, यहाँ पे कंसेप्ट बीच में निपटा देता हूँ मैं ऐसे एक एग्जाम्पल्स के बीच में, ठीक है। इसलिए आप एग्जाम्पल्स को भी स्किप मत किया करो, क्योंकि मैं फ्लो इस तरीके से बना के रखता हूँ कि बच्चों को मतलब कि बर्डन आए ही ना माइंड के ऊपर, बिल्कुल इजीली सोल्व होती जाएंगी चीजें। आपको वहां पे कंसेप्ट इतने अच्छे से क्लियर हो गया ये कि उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ थी, एग्जाम्पल के बीच में सीधे सीधे दिख गया आपको कि हाँ उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, और ये कंसेप्ट हमारा कहाँ अप्लाई होगा, ठीक है। अभी मैं ट्रीटमेंट अगर बताऊं, जो वेस्टिंग कंडीशंस है, अभी ये वाला पोर्शन तो मेरे को कंप्लीट करवाना ही है, अभी ये करवाया नहीं है मैंने आपको, ठीक है। ये जो मेरा प्रैक्टिकल वाला पोर्शन था, ये वाला सबसे मेन है हमारा, बट उससे पहले हमें ये तो आना हो जरूरी है ना कि ये क्या है सब। इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या क्या होगा वेस्टिंग कंडीशन का। वेस्टिंग कंडीशन मेरी कौन सी थी, सर्विस रिलेटेड थी, और एक मेरी मार्केट रिलेटेड कंडीशन थी, एक नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन थी, ठीक है। सर्विस और नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन का देख रहे हैं क्या ट्रीटमेंट होगा। नॉन वेस्टिंग का तो कुछ होता नहीं है, देखो अब मेरा बचा वेस्टिंग में। वेस्टिंग में कौन सा था मेरा, सर्विस कंडीशन था, एक नॉन मार्केट एक मार्केट रिलेटेड, ठीक है। अब नॉन मार्केट और सर्विस का हमारा ट्रीटमेंट देखते हैं क्या रहेगा। इसका सेम ट्रीटमेंट रहेगा आपका, ठीक है, इसका सेम ट्रीटमेंट। सबसे पहले एंटिटी सेल एस्टिमेट द नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपेक्टेड टू वेस्ट। इसके अंदर क्या एंटिटी सबसे पहले एस्टिमेट करेगी नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, ठीक है। मतलब कि इन दोनों में सर्विस कंडीशंस और मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशंस का ट्रीटमेंट होगा। इसके अंदर एस्टिमेट करेगी कि हमें और कितना देना पड़ सकता है, इसको मैं अभी डिटेल में बताऊंगा आपका, ठीक है। दिस एस्टिमेट इज रिवाइज इफ नेसेसरी if subsequent information indicates that the number of equity instruments expected to vest differ from previous estimate, कि अगर मेरी नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन की वजह से ऐसे लगता है कि आगे मेरा कुछ रिवीजन होगा कि इतने इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स ना इशू करने पड़े, या मेरा सर्विस कंडीशन की वजह से इतने एम्प्लॉइज ना फुलफिल करें, तो मेरे को ये रिवाइज करना होगा, ठीक है। तो इसका मैं एग्जांपल से समझाता हूं क्या होगा यहाँ पे थोड़ा। जैसे अगर मैं सर्विस कंडीशन की बात करता हूं, पहले सर्विस कंडीशन की, अब मैंने जैसे कहा कि मैं 1000 एम्प्लॉइज हैं मेरे पास, ठीक है, ये 3 ईयर्स का पीरियड है। ये क्या वेस्टिंग पीरियड रख दिया मैंने कि इतना पीरियड अगर कंप्लीट कर दोगे, इतना पीरियड मेरे को सर्विस दे दोगे, तो मैं आपको 100 शेयर्स इशू करूंगा, 100 शेयर्स टू 100 शेयर्स ईच, हर एम्प्लॉय को 100 शेयर दूंगा टू 1000 एम्प्लॉइज। मेरे 1000 एम्प्लॉइज है, हर एम्प्लॉय को 100 शेयर्स इशू करूंगा मैं, ठीक है। मैं कह दिया कि अगर ये कंडीशन पूरी कर दोगे तो। अब मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि 3 ईयर्स 1000 के 1000 एम्प्लॉइज तो कंप्लीट नहीं करेंगे, उसमें से मेरे को ये था कि फर्स्ट ईयर के, यहाँ पे फर्स्ट ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर के अंदर ही मेरे 40 एम्प्लॉइज, ये तो मेरे को एक्चुअल पता है 40 ईयर्स एम्प्लॉइज छोड़ के जा चुके हैं, 40 एम्प्लॉइज ने छोड़ दिया है। अब आगे भी एक्सपेक्टेशन है, आगे की एक्सपेक्टेशन है, फर्स्ट ईयर के एंड में खड़ा था, यहाँ पे मेरे को पता है 40 एम्प्लॉइज ने छोड़ दिया मेरे को, ठीक है। और आगे मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि 2 साल के अंदर और 70 एम्प्लॉइज और छोड़ देंगे मेरे को, ठीक है। तो मेरे को कितने एम्प्लॉइज को शेयर्स इशू करने होंगे, ठीक है। 70 और 40 कितने हो गए मेरे, टोटल एम्प्लॉइज चले जाएंगे कितने, 110, 110 एम्प्लॉइज चले जाएंगे, ठीक है। 110 एम्प्लॉइज चले जाएंगे तो मेरे को कितने एम्प्लॉइज बचेंगे फिर, 890 एम्प्लॉइज। इतने एम्प्लॉइज को मेरे को कितने शेयर देने होंगे, मतलब 100 शेयर ईच को, तो टोटल कितने शेयर जाएंगे मेरे 89, अरे सब 89,000 शेयर, 89,000 शेयर्स जाएंगे मेरे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में तो मैं इतने के ऊपर रिकॉग्नाइज करूंगा अपना एक्सपेंस, ठीक है। कितना एक्सपेंस बनता है, मान लो इसकी फेयर वैल्यू है मेरी 1 रुपीज ही है, उसकी जो शेयर की फेयर वैल्यू 1 रुपीज, तो टोटल अगर फर्स्ट ईयर में देखूं तो वेस्टिंग पीरियड कितना मेरा, टोटल वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर, और ये 1 ईयर, मतलब कि फर्स्ट ईयर के अंदर कितना रिकॉग्नाइज करूंगा मैं, फर्स्ट ईयर के अंदर प्रोपोर्शनेटली रिकॉग्नाइज करूंगा। टोटल अगर मैं इसको एक बार रिमूव कर दूं तो टोटल अगर मेरा देखूं
फेयर वैल्यू टोटल मेरा एक्सपेंस कितना होगा। अगर मतलब कि एम्प्लॉयज को शेयर इशू कर रहा हूं, मेरे को पता है कि कितने एक्सरसाइज हो सकते हैं, कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, क्योंकि इतने छोड़ के जा चुके हैं, इतने मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि छोड़ के चले जाएंगे, और तो मेरे कंडीशन इतनी फुलफिल होगी, जो कंडीशन फुलफिल करेगा उनको ही दूंगा। 890 एम्प्लॉयज ने मेरी कंडीशन फुलफिल की है, तो 890 एम्प्लॉयज को मैं 100 शेयर्स दे दूंगा। तो मेरे कितने 89,000 शेयर्स चले गए। एक शेयर की फेयर वैल्यू है मेरी 1 रुपए की, तो मेरे कितना खर्चा हो गया टोटल मेरा खर्चा हो गया 89,000 का। तो फर्स्ट ईयर में कितना रिकॉग्नाइज करूंगा, फर्स्ट ईयर के अंदर मैं कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करूंगा, क्योंकि मेरे को 3 इयर्स में सर्विस लेनी है, तो 3 इयर्स में ही डिवाइड करना होगा इसको, ठीक है। तो 3 इयर्स के अंदर ही डिवाइड करना होगा। अब 3 इयर्स में डिवाइड करूंगा तो फर्स्ट ईयर में कितना करूंगा, 89,000 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। 3 इयर्स मेरे को उस दिन फर्स्ट ईयर में पता है कि एक फर्स्ट ईयर का, एक सेकंड का, एक थर्ड का, 3 इयर्स में डिवाइड करना है। और अभी कितने इयर्स पास हो चुके हैं, सिर्फ ये फर्स्ट ईयर, मतलब 1 साल पास हुआ है। तो टोटल खर्चा अभी तक मेरे बुक्स में इतना रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए। कितना रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए मेरी बुक्स में अभी, 89,000 बाय में 3। इससे आपका बहुत बड़ा कंसेप्ट भी कवर हो रहा है साथ में। ये आप ये मत समझो कि ये बहुत छोटे से कंसेप्ट के लिए करवा रहा हूं मैं। इतना एक्सपेंस आपको बुक्स में रिकॉग्नाइज करना होगा, बुक्स में रिकॉग्नाइज करना होगा, ठीक है। कितना, ये क्या करोगे, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, कितने से 29,666.67, 29,666.67, ये एंट्री होगी आपकी। ये रिकॉग्नाइज कर दिया कब आपने, 31 मार्च, ये मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर ही है, ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में, ठीक है। अभी अगर मैं कह देता हूं आपको कि मेरा यहाँ पे तो चलो 40 छोड़ के गए थे, ये एक्सपेक्टेड वाले को तो मैं एक काम करता हूँ ग्रीन से कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर 70 एक्सपेक्टेड था ना, फर्स्ट ईयर के एंड में खड़ के देख रहा था मैं, ये कौन सी डेट थी मेरी, अगर मैं देख रहा था यहाँ पे, ये वाली डेट थी मेरी 31 मार्च 2001, और मैं यहाँ पे सेकेंड ईयर के एंड में देख रहा हूँ अगर 31 मार्च 2002 को, तो इस दिन का भी मेरे को पता होगा कि कितने एम्प्लॉय छोड़ के जा चुके हैं। कितने मान लेते हैं कि इसमें मेरे 50 एम्प्लॉयज और छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है। और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि थर्ड ईयर में, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ। तो मैं अगर कहूँ आपको कि मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे इस पीरियड में 50 एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए, और एक्सपेक्टेशन है आगे कि 70 और 70 नहीं, 70 तो ऊपर वाले का था ना ये, हाँ। इसमें और मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि 20 और छोड़, 20 नहीं, इसमें 20 से तो आपको समझ नहीं आएगा फिर, तो मेरे को थोड़ा समझाने के हिसाब से, मतलब 30 और छोड़ के चले जाएंगे, मेरे को एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन है कि 30 और छोड़ के चले जाएंगे, 50 सेकेंड ईयर में और छोड़ के जा चुके। तो अभी मेरे को दोबारा से रिवाइज नंबर ऑफ एस्टिमेट निकालना होगा, ठीक है। दोबारा से रिवाइज नंबर ऑफ एस्टिमेट कितना हो गया, अभी मेरा टोटल एम्प्लॉयज थे 1000, फर्स्ट ईयर में कितने जा चुके, ये 40 गए थे, 40 छोड़ चुके, सेकेंड ईयर में 50 ने और छोड़ दिया, थर्ड ईयर में और कितने एक्सपेक्टेड है मेरे को छोड़ के जाएंगे 30। तो मेरे को पता है कि अभी मेरे को सेकेंड ईयर के एंड में खड़ के मेरे को लग रहा है कि इतने एम्प्लॉयज ही एक्सरसाइज करेंगे, कितने करेंगे, 1000 माइनस 40 माइनस 50 माइनस 30, 880 एम्प्लॉयज ही एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। 880 एम्प्लॉयज एक्सरसाइज करेंगे, उनको शेयर्स देने पड़ेंगे। तो कितने शेयर्स देने होंगे मेरे को टोटल, हर एम्प्लॉय को 100 शेयर, तो कितने हो गए, 88,000 शेयर्स जाएंगे मेरे टोटल, ठीक है। 88,000 शेयर्स चले जाएंगे मेरी तरफ से। तो उस केस में मेरे को कितना एक्सपेंस बुक करना होगा सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर तक का निकालूंगा, फिर सेकेंड ईयर में कितना होगा, ठीक है। अगर सेकेंड ईयर तक का निकालूं कितना एक्सपेंस बुक हो जाना चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे अगर मैं कहूं कि इतना एक्सपेंस बुक हो जाना चाहिए मेरा, 88,000 शेयर दूंगा, हर शेयर की वैल्यू, फेयर वैल्यू मान लेता हूं कि यहाँ पे हमें फेयर वैल्यू कौन सी लेनी है, ग्रांड डेट की फेयर वैल्यू लेनी होती है। अब ग्रांड डेट की तो 1 थी पहले, तो अब भी 1 ही रहेगी, तो मल्टीप्लाई 1, तो टोटल मेरा 88,000 का एक्सपेंस होगा। पहले मेरे एक्सपेक्टेशन थी कि 3 इयर्स के बाद मेरे को 89,000 का एक्सपेंस करना होगा, अब मेरे को पता है कि 88,000 का ही एक्सपेंस देना होगा मेरे को, ठीक है, क्योंकि रिवाइज हो चुकी है मेरी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कि मेरे को पता है कि 88,000 शेयर ही देने होंगे अब मेरे को, पहले था कि मेरे को 89,000 शेयर देने पड़ सकते हैं, ठीक है।
अब इसको अगर मैं दूंगा तो अगर मैं देखूं कि सेकंड ईयर तक कितना एक्सपेंस बुक हो जाना चाहिए था 88,000, ये क्या हो गया INR में हो गया ना, ये हो गया मेरा 88,000 रुपीज। ठीक है, 88,000 रुपीज का एक्सपेंस हो गया टोटल। अगर 3 इयर्स के बाद करना होगा मेरे को, तो इसको अगर सेकंड ईयर के एंड में देखूं 31 मार्च 2002 के एंड में देख रहा हूं, ठीक है, तो उस दिन तक मेरा कितना एक्सपेंस बनता है टोटल 88,000 अगर रिकॉग्नाइज करना चाहिए तो मेरे बाय में 3। अभी कितने इयर्स पास हो चुके, 2000 से 2001 और 1 से 2, मतलब 2 इयर्स पास हो चुके, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो अभी तक कितना एक्सपेंस बुक हो जाना चाहिए मेरे बुक्स में टोटल 88,000 बाय में 3 × 2, तो ये हो जाना चाहिए मेरी बुक्स में अभी तक। ये 58 है, 48 मेरे में दिख नहीं रहा था, दोबारा करना पड़ेगा मेरे को कैलकुलेशन। 88,000 × 2 बाय में 3, हाँ 58,666.67, ठीक है, इतना एक्सपेंस बुक हो जाना चाहिए। अभी तक हुआ कितना है, ये वाला बुक हुआ एक्सपेंस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो अभी आगे कितना और बुक करूंगा मैं, अब यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, ये कितने अमाउंट से आएगा मेरा, इसकी अगर कैलकुलेशन बनाऊं तो मेरा अभी इतना हो जाना चाहिए था, इतना ऑलरेडी हो चुका है। तो अब कितना बनना चाहिए मेरा 58,666.67 माइनस 29,686 था, नहीं 666 था, 666.67, मतलब कि 58 में से, इसमें से अगर ये माइनस कर दूंगा तो और उतना बुक करना चाहिए, तभी इतना टोटल हो जाएगा मेरा सेकेंड ईयर तक का बुक, ठीक है। तो अब इसमें से अगर मैं 29,666.67 बुक कर देता हूं तो क्या किया मैंने 58,666.66 माइनस 29,666.66, ये आ गया मेरा, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, 58,666.66 माइनस 29,666.66, हाँ अब सही आया है। कुछ गड़बड़ हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था इसमें, बटन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, स्क्रीन से ही नहीं दिख रही थी एक तो इसकी। 29,000 से अब मेरा मतलब 29,000 से और बुक हो गया ये हो गया मेरा एक्सपेंस फॉर सेकेंड ईयर। इसको क्या कहूंगा मैं, एक्सपेंस फॉर सेकेंड ईयर, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड फॉर सेकेंड ईयर। ऐसे में थर्ड ईयर में देखूंगा, थर्ड ईयर में तो मेरे को सारा एक्चुअल का ही पता लग जाएगा। यहाँ पे अगर मैं देखूं कि यहाँ पे अगर चला जाऊं, इस डेट पे अगर निकालने को कहूं मैं कि ये कंप्लीट कर दिया मेरा, अब इस दिन मेरे को जितने एम्प्लॉयज होंगे सबको देना होगा, चाहे उसके बाद छोड़ के जाए तो मेरे को मैटर नहीं करता, इतने एम्प्लॉयज जितने इस डेट पे होंगे उसको देना होगा मेरे को। ये क्या मेरी 33,3, ठीक है, इस डेट को जितने भी एम्प्लॉयज होंगे सबको मेरे को देना होगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे पहले 50 छोड़ के गए थे, अब यहाँ पे और छोड़ के चले गए हैं, मान लो 40 एम्प्लॉयज, 40 की जगह चलो कम कर देते हैं, 15 छोड़ के गए सिर्फ मान लो, ठीक है। तो अभी टोटल मेरे एम्प्लॉयज कितने बचे, अगर मैं देखूं कितने एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए, टोटल एम्प्लॉयज कितने थे मेरे 1000 एम्प्लॉयज में से 40 तो एक छोड़ के गए थे पहले, एक्चुअल आ गए तो अब तो सारे पीरियड्स के एक्चुअल मेरे को पता है, एक्सपेक्टेड लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। 50 में से 40 गए, एक तो एक 50 गए थे मेरे, एक 15 गए हैं मेरे, टोटल कितने एम्प्लॉयज बचेंगे जिनको कि मेरे को शेयर्स देने होंगे 1000 माइनस 40 माइनस 50 माइनस 50, 895 एम्प्लॉयज को मेरे को शेयर्स इशू करने होंगे, ठीक है। अब 895 को इशू करने होंगे, ठीक है, यहाँ पे सारे एक्चुअल ही थे, ये भी एक्चुअल, ये भी एक्चुअल, ये भी एक्चुअल। अब इससे पहले के जितने भी ईयर्स में हमने देखा था ये वाला एक्चुअल था, ठीक है, और ये वाला सेकंड ईयर के एंड की बात करूं ये वाला एक्चुअल था, बट ये 30 वाला ये एक्सपेक्टेड लिया था, और यहाँ पे फर्स्ट ईयर के एंड में हमने 40 एक्चुअल था मेरे पास, 70 एक्सपेक्टेड लिया था, ठीक है। बट मेरे को लेने तीनों ईयर्स के हैं कि कितने एम्प्लॉइज मेरे थर्ड ईयर के एंड में बचेंगे जिनको शेयर्स देने होंगे मेरे को, ठीक है, जो कि एक्सरसाइज का राइट रखते हैं, जिनको शेयर्स देने होंगे मेरे को, ठीक है, वो निकालने होते हैं मेरे को। उसके बाद छोड़े वो मेरे को मैटर नहीं करता, मेरे को इन 3 पीरियड्स में देखना है कि एक्चुअल है तो एक्चुअल। अगर मान लो जैसे आप कहोगे कि सर मैं फर्स्ट ईयर के एंड में खड़ा हूं, बट मेरे क्वेश्चन में तो दिया होगा कि सेकंड ईयर का भी एक्चुअल पता है, थर्ड ईयर का भी एक्चुअल पता है मेरे को, बट मैं फर्स्ट ईयर का करना अगर एंट्री, तो इनको कंसिडर करूं
एक्सपेक्टेड दिया, बिल्कुल भी मत करना, वहां पे क्वेश्चन में सारी डिटेल दी होंगी, ठीक है। आप ये सोचोगे ना कि आपको इस डेट पे खड़े होकर कैसे पता होगा, कोई आप अंतर्यामी हो, अंतर्यामी हो, क्वेश्चन में तो डिटेल देगा ना आपको सारी, आपको, ठीक है, समझ गए। अगर उसमें एक्सपेक्टेड दियो तो एक्सपेक्टेड माइनस करोगे, समझे। अगर इस डेट पे पता है, इस डेट से पहले की एक्चुअल आपको पता लग सकती है ना, तो इन दोनों की एक्चुअल लोगे, फिर इस डेट से पहले की होगी, अगर इस डेट की निकाल रहे हो तो, ठीक है। अगर यहाँ की निकाल रहे हो तो इससे पहले की तो सारी एक्चुअल पता होंगी, उसमें एक्सपेक्टेड मत ले लेना, ठीक है। आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाना यार, जिस डेट पे खड़े हो उससे पहले की एक्चुअल पता होंगे आपको कितने छोड़ के जा चुके, उसके बाद वालों को थोड़ा पता, उसके बाद वालों को एक्सपेक्टेड लोगे आप, समझे। ऐसे थोड़ा कॉमन सेंस लगाने वाले काफी चीजें हैं इधर, जहाँ पे कॉमन सेंस लगाने होते हैं ना वहां पे इंडेक्स ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है, काफी इजी सा इंडेक्स है ये। अभी 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 ऐसे ही जैसे आपने ये किया था, मेरे को समझाना था, तो आप समझ चुके हो, इसकी कैलकुलेशन भी ऐसे ही होगी, इसका डिटेल में क्वेश्चन वगैरह करेंगे, तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया था कि ऐसे ऐसे मेरे को नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एवरी ईयर एंड पे देखना होगा, ठीक है। इसको कहते हैं कि, अब मैं कंसेप्ट पे आ जाता हूँ, कंसेप्ट पे भी समझाता हूँ बाकी, अगर अभी समझ ना भी आया हो ना कोई दिक्कत नहीं है, हमारे काफी एग्जांपल्स भी हैं, अभी इलस्ट्रेशंस भी करनी है इसी टॉपिक पे, ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है हमारा। हम ये निकाल रहे थे नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, मतलब कि कितने देने पड़ेंगे, वेस्ट मतलब कि मेरे को देने पड़ेंगे, डिलीवर करने पड़ेंगे उसको, ठीक है। सिर्फ बातें नहीं होती, अगर मैंने प्रोमिस किया तो आप वो निभाना भी पड़ेगा, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, समझे। तो अब वादा किया था मैंने 1000 एम्प्लॉय से वहां पे, जो छोड़ के जा चुके उन वो खुद ही वादा नहीं निभा के गए, तो मैं क्यों अपना वादा निभाऊंगा, उनको दूंगा नहीं मतलब, तो वो वेस्ट नहीं होंगे, जो बचेंगे उनको वेस्ट करूंगा, जो कंडीशन पूरी कर देंगे उनको वेस्ट कर दूंगा, मतलब उनको डिलीवर कर दूंगा शेयर्स वगैरह, ठीक है। तो ये हम एस्टिमेट करते थे, वही एस्टिमेट, एंटिटी सेल एस्टिमेट दी नंबर ऑफ, ये किस केस में करना होता है मेरे को, सर्विस कंडीशन और नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन के बेस उसमें, ठीक है। अभी ये सर्विस कंडीशन वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि 3 इयर्स की सर्विस थी, अब नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन वाला भी दूंगा आपको, बट अब ये बार ये वाला समझो थोड़ा। दिस एस्टिमेट इज रिवाइज्ड if necessary if subsequent information indicates that the number of equity instruments expected to vest differs from previous estimate. This estimate is revised if necessary if subsequent information indicates that the number of, ये estimate revise भी हुआ था अगर necessary था, if subsequent information indicates that the number of equity instruments expected to vest differs from previous estimate. इसमें हमने रिवाइज भी किया था, कैसे, जब मेरे को लगा था कि और भी एम्प्लॉइज, जैसे पहले मेरे को लग रहा था कि एम्प्लॉइज इतने छोड़ के जाएंगे, एक्सपेक्टेड प्लस एक्चुअल, बट एक्चुअल में कुछ और एम्प्लॉइज छोड़ के गए, और एक्सपेक्टेड भी फिर मेरा चेंज हो गया, मान लो मेरा चेंज हो गया कि पहले लग रहा था कि इतने एम्प्लॉइज एक्सरसाइज करेंगे, उनको वेस्ट मतलब वेस्टिंग कंडीशन कंप्लीट कर देंगे, सेकंड ईयर के एंड में मेरे को लगा कि नहीं, पहले वाला एस्टिमेट अब चेंज हो गया मेरा, अब इतने चेंज मतलब कि रहेंगे मेरे पास, बाकी छोड़ के चले जाएंगे, तो मतलब ऐसा चेंज हो जाता है, तो उसमें आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आपको इशू करने पड़ सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट ईयर के एंड में देखा था तो 89,000 शेयर इशू करने पड़ सकते थे आपको, मतलब डिलीवर करने पड़ते आपको, आपको लग रहा था कि 890 एम्प्लॉइज टोटल आपकी कंडीशन फुलफिल कर देंगे वेस्टिंग कंडीशन को, और उनको देना पड़ेगा शेयर। तो अब सेकंड ईयर के एंड में आए तो आपको लगा कि 880 एम्प्लॉइज ही रहेंगे मेरे पास जो कि वेस्टिंग कंडीशन कंप्लीट करेंगे, उनको मेरे को शेयर्स देना होगा, तो 88,000 हो गया था आपका रिवाइज करके, ठीक है। तो यही था आपका कि डिफर्स मतलब रिवाइज हो जाएगा ये एस्टिमेट अगर होगा। सर्विस कंडीशन के केस में बात करूंगी, ऑन वेस्टिंग डेट द एस्टिमेट इज रिवाइज टू इक्वल द एक्चुअल नंबर। अब वेस्टिंग डेट है, मतलब कि वेस्टिंग डेट कौन सी होती है, जिस दिन की वेस्टिंग कंडीशन मेरी कंप्लीट हो जाती है। जैसे यहाँ पे मेरी वेस्टिंग कंडीशन थी, यहाँ पे मेरी मान लो फर्स्ट, आपको बताया था मैंने, दोबारा बता देता हूँ, 1 मार्च अप्रैल 2001 से स्टार्ट हुआ था, मान लो 3 इयर्स की है मेरी, 31 मार्च 2004, ठीक है। मैंने कहा कि आप मेरे को 3 इयर्स तक सर्विस दोगे, इस दिन को कहा मैंने, ये कौन सी होगी मेरी ग्रांट डेट होगी, ये तो इस दिन मैंने ग्रांट डेट की, कहा 3 इयर्स तक अगर आप मेरे को सर्विस दोगे तो मैं आपको इतने शेयर्स इशू कर दूंगा, तो ये वाली डेट कौन सी होगी, 3 इयर्स के बाद वाली, ये होगी मेरी वेस्टिंग डेट, ठीक है। अब इस दिन को मैंने देखा था, सारे मेरे को एक्चुअल पता थे, पहले के सारे एक्चुअल पता थे,
तो यहाँ पे क्या लिखा, ऑन वेस्टिंग डेट दी एस्टिमेट इज रिवाइज टू इक्वल द एक्चुअल नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट वेस्टेड। यहाँ पे एक्चुअल नंबर मेरे को पता है कि इतने वेस्ट हो गए, वेस्ट मतलब कि इतनी कंडीशंस पूरी हो गई तो उनको डिलीवर करने होंगे मेरे को शेयर्स, ठीक है, एक्चुअल हो गया सारा। अब सेकंड ईयर के एंड में था मेरा, तो 2 इयर्स का तो मेरा एक्चुअल था और एक का एक्सपेक्टेड था। वही, इफ इंस्ट्रूमेंट्स डू नॉट वेस्ट ड्यू टू फेलियर टू मीट ए सर्विस और नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन, अगर मान लो ये वेस्ट नहीं होते हैं ड्यू टू फेलियर टू मीट ए सर्विस और नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन, एनी कम्युलेटिव एक्सपेंस प्रीवियसली यूनाइट इज रिवर्स्ड। ये वाला मैंने आपको वो समझाया था ना रिवर्सल वाला, उसमें 2 पोर्शन किए थे, एक एक्सपेंस का पोर्शन था और एक था मेरा रिजर्व या लाइबिलिटी वाला। कौन सा, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व या शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब एक्सपेंस वाला कब रिवर्स होता था मेरा, रिवर्स पहले रिकॉग्नाइज करता था डेबिट करके, क्रेडिट करके रिवर्स करता था। अगर वेस्टिंग पीरियड के बीच में ही मेरा ये लगता है कि अब ये कंडीशन मीट नहीं होगी, अब मेरे को एक्सपेंस नहीं होने वाला है इंकर ये, तो उसको रिवर्स कर देता था मैं। अगर वेस्टिंग कंडीशन कंप्लीट हो जाती थी तो उसको रिवर्स नहीं करूंगा मैं, एक्सपेंस को रिवर्स नहीं करूंगा, ठीक है, समझे। जैसे आपको डायरेक्टर वाला एग्जांपल भी दिया था कि उसको नॉन कम्पीट फी वगैरह दी थी, उसमें कोई वेस्टिंग पीरियड था ही नहीं, वेस्ट डेट सेम थी। वेस्ट डेट के बाद अगर वो लगता है कि मेरे को कंडीशन मीट नहीं होगी, नॉन वेस्टिंग कंडीशन थी वो मीट नहीं होगी, उसमें ब्रेक कर दिया, तो उसका ऑप्शंस लूज हो गए थे, मतलब उसको देने नहीं थे हमें, समझे। इफ इंस्ट्रूमेंट्स डू नॉट वेस्ट ड्यू टू फेलियर टू मीट ए सर्विस और नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन। अब ये वेस्टिंग पीरियड के बीच की बात है, तो मैंने 3 इयर्स कहा था, वो फर्स्ट ईयर के बीच में छोड़ के चले गए कुछ, सेकेंड ईयर के बीच में छोड़ के चले गए कुछ, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अगर इसमें ये रिवर्सल यहाँ पे आपको दिखा नहीं है, जो केस अभी करवा रहा था इसमें रिवर्सल क्यों नहीं दिखा, क्योंकि इसमें आप सेकेंड ईयर तक का निकाला एक्सपेंस और फर्स्ट ईयर वाले को माइनस किया, तो सेकेंड ईयर में उतना ही रिकॉग्नाइज करते हैं। अब ये मान लो यहाँ पे रिवर्सल ऐसे हो जाता कि अगर बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज छोड़ के चले जाते उस केस में रिवर्सल भी करना पड़ता आपको। जैसे मान लो मेरे फर्स्ट ईयर में 990 एम्प्लॉइज लग रहा था कि मेरे को एक्सरसाइज करेंगे, तो फर्स्ट ईयर के अंदर लग रहा था 990 एम्प्लॉइज एक्सरसाइज करेंगे, तो हमने फर्स्ट ईयर के इसमें एग्जाम्पल से समझा, ये एग्जाम्पल को दिखा देता हूँ एक बार। हमें लग रहा था कि 890 एम्प्लॉइज एक्सरसाइज करेंगे, तो फर्स्ट ईयर में इतना एक्सपेंस मैंने बुक किया था, ठीक है। अब मेरे को अगर मैं कहूं कि सेकंड ईयर के एंड में आके मेरे एक्चुअल में एम्प्लॉइज 500 और छोड़ के, मतलब कि 5 नहीं 700 और छोड़ के चले गए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये 50 की जगह ना मेरा, अगर मैं कहूँ ये फिगर ये 50 ना होके 700 है, 700 एक्चुअल में छोड़ के गए अगर मेरे, तो क्या होगा 1000 माइनस 40 एक्चुअल वाला माइनस 700 एक्चुअल वाला, और एक्सपेक्टेड है मेरा 30 और छोड़ के जाएंगे, ठीक है। ये तो कितने एम्प्लॉइज बचेंगे मेरे 1000 माइनस, जिनको कि मेरे को शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, क्योंकि वो मेरे को पता है कि वो वेस्टिंग कंडीशन कंप्लीट करके शेयर्स मांगने आ जाएंगे मेरे से, ठीक है। कितने एम्प्लॉइज है वो 1000 माइनस 40 माइनस 700 माइनस 30, तो ये है मेरे 230 एम्प्लॉइज। 230 एम्प्लॉइज का मेरे को लग रहा है सेकंड ईयर के एंड में एक्सपेक्टेशन है कि हाँ इतनों को मेरे को शेयर से देने पड़ेंगे। हर एम्प्लॉय को कितने शेयर दे रहा हूं मैं 100 शेयर देता हूं, तो मेरे टोटल शेयर कितने जाएंगे 23,000 शेयर, और ग्रांड डेट की फेयर वैल्यू कितनी थी शेयर्स की 1 रुपी, तो 23,000 का एक्सपेंस है मेरा टोटल, 23,000 का एक्सपेंस होगा टोटल, ठीक है। अब 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स में डिवाइड करना है मेरे को, ठीक है। 3 ईयर्स में 23,000 मल्टीप्लाई, तो सेकंड ईयर तक कितना एक्सपेंस होना चाहिए मेरा बुक, वो निकाल लिया मैंने, कितना होना चाहिए 23,000 बाय मैं 3 मल्टीप्लाई 2, ये होना चाहिए था मेरा 15,333, इतना बुक होना चाहिए था, और इसमें बुक कितना हो चुका मेरा 29,667, मतलब कि होना चाहिए था इतना 2 सालों का मिला के, 2 सालों का मिला के, बट इन्होंने 1 साल में इतना कर दिया, तो 29 माइनस ये 15 करके जो होगा उसको रिवर्स एंट्री करोगे, ठीक है। रिवर्स एंट्री कैसे होगी इसकी अगर मैं निकालूं 29,666.67 माइनस ये कितना था 15,333.33, ठीक है। ये आ गया मेरा 14,333.34, ठीक है। इतना मेरे को रिवर्स करना होगा, तो इस रिवर्सल की एंट्री कितनी होगी मेरी, जैसे इसकी रिवर्सल की एंट्री
ये शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में गया था पहले अमाउंट, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व डेबिट टू एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा कितने से 14,333.34 14,333.34 ये रिवर्सल हो जाएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड हुआ है, समझे? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इफ इंस्ट्रूमेंट डू नॉट वेस्ट ड्यू टू फेलियर टू मीट ए कंडीशन और नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन एनी क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, एक्सपेंस कब होता मेरा रिवर्स्ड, ठीक है? ये वेस्ट नहीं हुआ, मतलब कि वेस्टिंग पीरियड के बीच में अगर छोड़ के गया कोई सबमिट नहीं हुई, ठीक है? अब ये सर्विस कंडीशन का तो मैंने बता दिया। अब नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन का, जैसे कि इससे भी मेरा ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ऑप्शंस में कहीं डिफरेंस तो नहीं आ रहा। जैसे कि मैं कहता हूं कि ये तो छोटा सा, ये बिल्कुल छोटा सा है, ये कंसेप्ट तो बहुत जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है? जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे को अर्निंग्स करनी है, अगर मेरी अर्निंग्स 1 CR हो जाएंगी तो मैं 1000 एम्प्लॉयज हैं मेरे, उन 1000 एम्प्लॉयज को ऊपर वाला ही कंटिन्यू करवा दूं, ठीक है? 1000 एम्प्लॉयज है, हर एक एम्प्लॉय को 100 शेयर इशू करूंगा। अगर मेरी एम्प्लॉय अर्निंग्स 1 करोड़ हो जाती है, कब? अगर मैं लगातार 3 ईयर्स देखूंगा, 3 ईयर्स में अगर मेरी एवरेज अर्निंग 1 CR हो जाती है, एवरेज अर्निंग मतलब कि फर्स्ट में मेरी 1.2, सेकंड में मेरी मान लो 0.5, थर्ड में हो जाती है मान लो मेरी कुछ भी लगा लो, जिससे कि मेरी इनकी तीनों की एवरेज करूं तो मेरी 1 करोड़ आए, ठीक है? इसमें मान लेता हूं कि 1.5 होगी मान लो, ठीक है? इनका टोटल कितना होगा? 1.5 प्लस 1.3 1.5 प्लस 0.5 प्लस 1.2, ये हो गया 3.2, 3.2 बाय में 3, ये आगे मेरी 1 से ज्यादा है, 1 CR से ज्यादा, ठीक है? अगर मतलब ऐसा कुछ सीन होता तो मैं आपको शेयर इशू कर दूंगा, कितने? 1000 एम्प्लॉयज को 100 शेयर, ठीक है? अब हुआ क्या, इसमें मैं आपको कैलकुलेशन नहीं करवा के दिखाऊंगा कुछ भी, आपको सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट समझाना मेरे को। अब इसके अंदर ये लगा लो कि फर्स्ट ईयर के एंड में मेरे को लग रहा था कि हाँ मैं ये टारगेट्स अचीव कर लूंगा कि मेरी फर्स्ट ईयर के एंड में मान लो मेरी अर्निंग हुई है 1.1 करोड़ की अर्निंग, ठीक है? 1.1 करोड़ की अर्निंग हो गई है मेरी अगर फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर एंड में इतनी अर्निंग्स हुई है, मेरे को लग रहा है कि हाँ मैं फुलफिल कर दूंगा, ठीक है? तब तो इससे जितने भी एम्प्लॉय छोड़ के गए होंगे वो तो सर्विस कंडीशन वाला भी साथ में चल रहे हैं, यहाँ पे 3 ईयर्स की सर्विस कंडीशन भी होगी ना इसमें, कि 3 ईयर्स तक आप काम करोगे ये वो, ठीक है? तो वो तो सर्विस वाला कि हाँ इतने एम्प्लॉयज मेरे, चलो सर्विस कंडीशन नहीं भी है मान लो, नहीं भी है तो भी मेरे यहाँ पे सर्विस कंडीशन वैसे हो ही गई है ना, क्योंकि मेरे को मैंने कहा था कि 3 ईयर्स की एवरेज देखनी है मेरे को, ठीक है? 3 ईयर्स की एवरेज, आप चाहे इसको सर्विस कंडीशन मानो चाहे ना मानो, ठीक है? बट आपको 3 ईयर्स की एवरेज देखनी है। तो अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा बीच में, उस कंडीशन के बीच में, तो उसको थोड़े शेयर देंगे हम, ठीक है? तो ये मान लो सर्विस कंडीशन भी है इसमें, इंप्लाइड है इसमें, तो इसको 3 ईयर्स भी कंप्लीट करने होंगे तभी मिलेंगे इसको शेयर। वेस्टिंग कंडीशन, वेस्टिंग पीरियड के बीच में छोड़ के भाग गए तो इसको थोड़े देंगे। अब इसके अंदर 3 ईयर्स के अंदर ये हो रहा है, ठीक है? जो छोड़ के जा चुके या जो छोड़ के जाने की एक्सपेक्टेशन है उनको माइनस करके हम निकालेंगे शेयर की, कितने शेयर्स को हम कितने एम्प्लॉयज को शेयर्स इशू करने होंगे, जैसे हमने लास्ट उसमें किया था। बट इसके अंदर हमें साथ में मेरी नॉन परफॉर्मेंस कंडीशन भी लगी हुई है, नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन। उसमें क्या है, फर्स्ट ईयर में तो मेरे को पता कि लग रहा है हाँ ये हो जाएगा, काम हो जाएगा मेरा, मतलब कि कंडीशन मीट हो जाएगी ये। सेकेंड ईयर के एंड में आया, जैसे ही मैं सेकेंड ईयर के एंड में जैसे ही मैं आया, मेरी अर्निंग्स हो गई है बिल्कुल ही कम, कितनी हुई? 0.3 करोड़ की। अब मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर में भी कितना भी जोर लगा लूं मेरी अर्निंग 1 CR एवरेज नहीं हो सकती इन तीनों की मिला के, ठीक है? नहीं हो सकती 1 CR की एवरेज।
1 करोड़ की एवरेज नहीं हो सकती अर्निंग्स की। तो ये नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशंस देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि अब मीट नहीं करेगी, तो सेकेंड ईयर के एंड में इसका इंपैक्ट मेरे को दिख गया कि अब मेरा एक भी शेयर इशू नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि नंबर ऑफ शेयर्स पे इंपैक्ट आ गया ना इसका भी। सर्विस कंडीशन का तो आपने देख ही लिया कि जो जो एम्प्लॉय सर्विस पूरी नहीं करेगा, वो सर्विस कंडीशन पूरी नहीं करेगा, उसका मेरा शेयर्स की काउंट पे इफेक्ट आ रहा था। इसलिए मैं उसका इंपैक्ट वहां पे देख के चल रहा था कि अगर वो पूरी नहीं कर रहा सर्विस, इतने टाइम में छोड़ के जा रहा है, तो उसको मैं माइनस कर रहा था उसमें से, उसको शेयर इशू नहीं कर रहा था। ठीक है, जैसे 1000 थे, 1000 में जो छोड़ के जा रहे थे या फिर एक्सपेक्टेड थी कि मेरे को छोड़ के जाएंगे, उतनों को मैं हटा रहा था, उसका एक्सपेंस बुक भी नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे को उसको शेयर्स देने नहीं है। समझे? अब यहां पे मेरे को ये पता लगे कि अब मेरे को नॉन मार्केट रिलेटेड परफॉर्मेंस कंडीशन मीट नहीं होगी तो मैं किसी को भी शेयर नहीं दूंगा, तो मेरे वहां पे नंबर हो गया कितना, 0 हो गया बिल्कुल, कि मैं एक एम्प्लॉय को भी एक भी शेयर नहीं देने वाला। ठीक है, तो मतलब कि नॉन मार्केट रिलेटेड परफॉर्मेंस कंडीशन का भी इंपैक्ट हम देखते हैं कि काउंट पे कितना आ रहा है, कि कितने उसको शेयर्स वगैरह देने पड़ रहे हैं, नहीं देने पड़ रहे। ठीक है, आइए कंसेप्ट पे, अब यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे सबसे पहले एस्टिमेट द नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इसमें भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, एस्टिमेट कर रहे थे कि कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स देने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर के एंड में हमने देखा 1.1 सीआर का मेरा अर्निंग्स हो गई थी, तो मेरे को पता है कि 1 सीआर की एवरेज ये मीट कर लेगा। ठीक है, मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि आगे भी आएगा तो मीट कर लेगा, तो मतलब कि जितने एम्प्लॉइज रहेंगे मेरे पास उन सबको शेयर देने पड़ेंगे। ठीक है, जितने एम्प्लॉइज रहेंगे वो सर्विस कंडीशन के अकॉर्डिंग जितने मेरे को एम्प्लॉइज बचेंगे उनको शेयर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसका इंपैक्ट आ गया मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स पे देना है। ठीक है, जितने होंगे उनको सारों को देना होगा। ठीक है, सबको देना होगा। अब ये दिस एस्टिमेट इज रिवाइज करेंगे अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आई, जैसे सेकंड ईयर के एंड में मेरे को लग गया पता कि एवरेज मीट नहीं होगी, तो मेरे को किसी भी एम्प्लॉय को शेयर नहीं देना है, तो उसको नंबर को क्या कर दूंगा मैं, 0, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी वो 0 मल्टीप्लाई कितना, कुछ भी इशू नहीं करूंगा उसको, शेयर किसी को इशू नहीं करूंगा, तो हम उसका क्या करेंगे, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे नहीं, जो पहले भी रिकॉग्नाइज किया होगा उसको भी रिवर्स कर देंगे हम। ठीक है, उसको भी ये रिवर्स कर देंगे जो पहले रिकॉग्नाइज किया होगा। क्यों, पहले मैंने फर्स्ट ईयर में तो कुछ रिकॉग्नाइज किया होगा, मेरे को पता था कि हाँ मीट कर जाएगी कंडीशन, तो उसको इशू करने पड़ेंगे मेरे को थर्ड ईयर के एंड में शेयर। अब सेकंड ईयर के एंड में मेरे को पता लगा कि अब ये कंडीशन मीट नहीं होने वाली, तो इसको शेयर इशू नहीं करने पड़ेंगे मेरे को फ्यूचर में, तो वो मेरा खत्म हो गया काम वहीं पे। ऑन वेस्टिंग डेट द एस्टिमेट इज रिवाइज्ड इफ इंस्ट्रूमेंट डू नॉट वेस्ट, ये रिवर्स भी हो जाएगा। ये वेस्ट नहीं होता अगर ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड में ही होता है एक्सपेंस रिवर्स। This estimate is if necessary subsequent because the number of ठीक है, ये एक्चुअल नंबर ही हो जाएगा उस, ये सारा सेम ही आपका। ठीक है, आप समझ गए हो उसमें कैसे नंबर पे इंपैक्ट आता है मेरा। अब इसका मेरे को करवाना तो आपको एग्जाम्पल भी है, ठीक है, इलस्ट्रेशन भी करवानी है। ठीक है, बट मैं अभी तक जो करवा ये इसको थोड़ा आगे करवाऊंगा। अब मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन का बता देता हूं आपको, उसके बाद मैं इकट्ठे ही करवा दूंगा इनके एग्जाम्पल। अब मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन क्या होती है, इसमें शेयर मार्केट प्राइस का था। अब इसके अंदर मेरा जो ये था ना, मेरा नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा। जैसे नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन मेरे को दिख रहा था कि अब कंप्लीट नहीं होगी, मीट नहीं होगी मेरी, कंप्लीट नहीं होगी, तो उसका क्या किया था मैंने, इंपैक्ट 0 कर दिया था कि अब एक भी शेयर इशू नहीं करूंगा, नंबर ऑफ शेयर्स मेरे 0 हो गए थे वहां पे। ठीक है, अब इसके अंदर मार्केट वाले में एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड एज लॉन्ग एज एम्प्लॉय कंप्लीट दी, हम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते रहेंगे जब तक सर्विस पीरियड वाली कंडीशन मीट होती जा रही है जितने एम्प्लॉइज की। ठीक है, एनी एडवर्स चेंज इन मार्केट कंडीशन विल हैव नो इम्पैक्ट। जैसे मेरे को अर्निंग्स में लग गया था पता कि मेरे को शायद अब ये लग रहा है कि मीट नहीं कर पाएगी ये कंडीशन, तो मैंने उसका नंबर ऑफ शेयर्स पे इंपैक्ट आ गया था, वो 0 हो गया था। अब यहाँ पे अगर मेरे को पता है कि जैसे मैंने कहा कि अगर मेरा 100 रुपीज मार्केट शेयर हो जाता है, मार्केट शेयर का प्राइस हो जाता है, तो मैं आपको 100 शेयर्स ईच एम्प्लॉय को प्रोवाइड करूंगा, इशू करूंगा। ठीक है, अब वो कंडीशन मान लो मेरी मीट नहीं हुई, मेरे को लग रहा है कि अब मीट नहीं हो पाएगी फ्यूचर में। जैसे सेकंड ईयर के एंड में आ गया, उसमें अर्निंग्स नहीं हुई थी मीट, सेकंड ईयर के एंड में आ गया कि मैं लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगी मीट। ठीक है, तो क्या उसके अंदर भी नंबर, बट एम्प्लॉइज जो सर्विस कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे आ रहे हैं उसमें एम्प्लॉइज तो आएंगे, सारे तो छोड़ के जा नहीं रहे, मतलब काम कर रहे हैं मेरे पास एम्प्लॉइज, मेरे को पता भी है कि वेस्ट होंगे, मतलब वो सर्विस कंडीशन पूरी कर देंगे, बट
मेरा मार्केट प्राइस मीट नहीं हो पाएगा, तो क्या उसको मैं जीरो कर दूं? फिर जो हमने यहाँ पे तो जीरो कर दिया था, जो ये हमारा निकाला था नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को जीरो मान लिया था हमने उसमें, तो क्या हम यहाँ पे भी जीरो मान लें मार्केट रिलेटेड कंडीशन में? नहीं, यहाँ पे इसको जीरो नहीं मानना है। सर्विस कंडीशन वाला था, सर्विस कंडीशन वाला तो लगता रहेगा कि सर्विस पीरियड वाली कंडीशन होगी उसके अंदर कि 3 इयर्स के अंदर इतना होना चाहिए शेयर प्राइस। तो सर्विस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो देखोगे आप कि इतने एम्प्लॉइज रहेंगे मेरे फर्स्ट ईयर, मतलब थर्ड ईयर के एंड में मेरे को लग रहा है कि इतने एम्प्लॉइज को इशू करना पड़ेगा, वहां तो देखोगे। बट उसको आपको सेकेंड ईयर के एंड में ये लग गया कि पता अब ये 100 रुपीज मीट नहीं कर पाएगा, तो उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो मार्केट कंडीशन आपका 100 रुपीज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसका इंपैक्ट ऑलरेडी आपका आ चुका होता है। कहां पे मैं दिखाता हूं। इफ मार्केट यहाँ पे देर का नीचे देखा होगा मैंने, कहां देखा था, हाँ इधर देखा होगा। इफ मार्केट कंडीशंस मीट अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, चलो ये मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। ठीक, मैं कहता हूं कि इसका इंपैक्ट जब आपने ना उसका फेयर वैल्यू निकाल ली होगी, मैं आपको बता देता हूं, जैसे फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्शन वगैरह निकालते हो तो उसके अंदर ना आप मार्केट प्राइस का इंपैक्ट ले लेते हो, तो इस वजह से हम इसका इंपैक्ट मार्केट प्राइस में आता है, ना कि मेरा पीरियड में आता है। समझे? इधर मैंने कहीं पे तो दे रखा हुआ था इसका, आई थिंक इसमें दे रखा है मेरे को लग रहा है, बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस। ठीक है, चलो नहीं दे रखा तो यहाँ पे कोई नहीं, मैं आपको बता दिया है, ठीक है। इसका इंपैक्ट मेरा कहां पे आता है? जो फेयर वैल्यू होती है ना उसके अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। आप जब उसके एएफएम के अंदर डेरिवेटिव्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाले में ऑप्शन की वैल्यू निकालना देखोगे कि फेयर वैल्यू क्या होती है, उसमें आप देखोगे कि मेरा मार्केट प्राइस का इंपैक्ट आने के बाद ही फेयर वैल्यू डिसाइड होता है, ठीक है। इसलिए हम इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वाले में इसका इंपैक्ट नहीं आता। कहां गया मेरा ये नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स कितने इशू करने हैं, उस पर इंपैक्ट नहीं आता इसका, ठीक है। अब इसके अंदर कोई सर्विस पीरियड भी की भी होती है कि 3 इयर्स के अंदर होना चाहिए, 3 इयर्स के बाद कितने इशू करने पड़ेंगे, वो होते हैं मेरे सर्विस कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है वो, ठीक है। सर्विस कंडीशन भी लगी हुई है कि 3 इयर्स टाइम पीरियड है, उस सर्विस की एम्प्लॉय इतने टाइम में होगा तभी तो उस इशू करेंगे उसको। ऐसे थोड़े कि अगर छोड़ के चला गया, पहले इस साल में छोड़ के भाग गया मेरा एम्प्लॉय, ठीक है, मैंने कंडीशन रखी कि 3 इयर्स के अंदर, 3 इयर्स के अंदर अगर मेरा मार्केट प्राइस 100 हो जाता, 3 इयर्स के अंदर अंदर कभी भी हो जाए, ठीक है, 3 इयर्स के अंदर कभी भी हो जाए मेरा मार्केट प्राइस 100, तो मैं आपको 100 शेयर्स ईच एम्प्लॉय को दे दूंगा। मेरे कितने एम्प्लॉय थे? 1000। अब उसमें से मान लो मेरे 10 एम्प्लॉय छोड़ के भाग गए, क्या उनको भी दूंगा मैं? आपको भी सर इसमें सर्विस कंडीशन अलग से मेंशन नहीं है, इसमें तो शेयर प्राइस का देख सकते नहीं। इसमें भी आप देखोगे कि मेरे को एक्सपेक्टेशन कितना 3 इयर्स के बाद, कि 3 इयर्स के बाद मेरे को कितने इशू करने पड़ सकते हैं, 3 इयर्स कंप्लीट होने के बाद कितने शेयर्स इशू करने पड़ सकते हैं मेरे को, वो सब यहाँ पे आप देख के चलोगे, ठीक है। अब मान लो 10 एम्प्लॉय छोड़ के जा चुके, उसको थोड़े दोगे आप शेयर? क्यों? क्योंकि ये मेरा वेस्टिंग कंडीशन है, जब तक वेस्टिंग कंडीशन कंप्लीट नहीं होती तो उसको देता ही नहीं हूं मैं। नॉन वेस्टिंग कंडीशन नहीं है ये कंप्लीट होनी जरूरी है। अब 3 इयर्स के अंदर कोई एम्प्लॉय छोड़ के भाग गया तो उसको नहीं देंगे। बट अगर मेरा सिचुएशन थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाता, मान लो मेरा 100 रुपीज ना 3 इयर्स के अंदर कहा था मैंने कि 3 इयर्स के अंदर कभी भी मीट हो जाए तो मैं आपको दे दूंगा। ये मान लो कि मेरा सेकंड ईयर के अंदर ही मीट हो गया, 2 इयर्स के अंदर ही, ठीक है, तो मैं सेकंड ईयर में ही जितना भी एक्सपेंस होगा, एक तो जितना एक्सपेंस उस दिन टोटल एक्सपेंस ही रिकॉग्नाइज कर दूंगा मैं। अभी तक करते आता था मैं सेकंड ईयर में 2/3, अब क्या करूंगा मैं? सिर्फ 2/2। क्यों? क्योंकि मेरे को सारा एक्सपेंस ही रिकॉग्नाइज करना अब सेकंड ईयर में। अब जितना फर्स्ट ईयर में कर दिया होगा वो माइनस कर दूंगा और जो बाकी एक्सपेंस बचेगा वो सारा इसमें रिकॉग्नाइज हो जाएगा, समझे? वो सारा का सारा यहाँ पे इसमें रिकॉग्नाइज कर देंगे। इसका मैंने फॉर्मूला भी दे रखा है, ये फॉर्मूला कैसे निकालना करनी है आपकी कैलकुलेशन वगैरह ईच ईयर की, ये भी मैं करवाऊंगा आपको। अभी मैं आपको कंडीशंस वाला कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ जबरदस्त तरीके से, ठीक है। मैं करवाने को वो वाला पहले करवा देता, बट मेरे को कंडीशंस भी पहले करवानी चाहिए, समझे? आपको लॉजिकली करवा दिया, अभी कंसेप्चुअली भी हो गया, ठीक है। अभी मेरे को ये फॉर्मूला वगैरह कैसे करना है उसके थ्रू भी करवाना है आपको, ठीक है। आपको पता है कि एम्प्लॉइज कितने शेयर इशू वगैरह करने होंगे, एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज करना है, वो आपको लॉजिकली पता है अभी कैसा होता है, बट अभी कंसेप्चुअली भी मैं आपको बता दूंगा हाँ फॉर्मूला के थ्रू कैसे होगा। इसके अंदर अगर ये 2 इयर्स में हो जाता है तो सारा का सारा एक्सपेंस
पहले ही बुक कर देंगे, ठीक है, समझे? अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसका नंबर ऑफ कितने इंस्ट्रूमेंट होने उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। जो छोड़ के जा चुके हैं उनको तो मैं देता नहीं हूँ वेस्टिंग पीरियड के बीच में, ठीक है। वेस्टिंग पीरियड के बीच में जो एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे उनको नहीं दूंगा बिल्कुल भी, ठीक है, बाकियों को दूंगा। एनी एडवर्स चेंज इन, अगर एडवर्स चेंज आता तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। अगर मेरे को लगता है कि ये 2 साल की जगह 3 साल में भी नहीं हुआ, 5 साल में होगा मीट, तो उसको कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मैं 3 ईयर्स में जैसे बुक करते आ रहा हूँ, ये मानूंगा कि 3 ईयर्स के बाद मेरा मीट 3 ईयर्स के अंदर मीट हो जाएगा, तो मैं 3 ईयर्स में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता जाऊंगा, ठीक है, रिकॉग्नाइज करता जाऊंगा एक्सपेंस को। अगर जल्दी हो जाता तो सारा जल्दी कर दूंगा। अर्लियर देन एक्सपेक्टेड वेस्टिंग पीरियड, ऑल दी एक्सपेंसिव टू बी रिमेनिंग एक्सपेंसिव टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर इन विच मैंने कहा था कि 3 ईयर्स में अगर मेरा 100 हो जाता तो मैं 2 ईयर्स में ही हो गया, तो 2 ईयर्स के अंदर ही सारा रिकॉग्नाइज कर दूंगा, ठीक है। रिमेनिंग एक्सपेंसिव टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर इन विच मार्केट कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है। इफ मार्केट कंडीशन एक्सपेक्टेड टू बी डिलेड देन वेस्टिंग पीरियड नो चेंज इन रिकॉग्निशन, अगर डिले होता है फिर 3 साल की जगह 5 साल में, अगर मान लो उसमें कंडीशन ही, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि नॉन मार्केट और मार्केट कंडीशन के अंदर मैं बता देता हूँ, इसके अंदर वो कई बार दिया भी नहीं होता कि आपको कितने ईयर्स में करना कंप्लीट। इन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि जैसे ही 100 रुपीज हमारा मार्केट प्राइस मीट होगा, मार्केट प्राइस जैसे ही 100 रुपीज आएगा, मैं नॉर्मली बताता हूँ एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। मार्केट मतलब कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, ये कहते हैं कि जैसे 100 रुपीज हमारा अगर मार्केट शेयर अचीव हो जाएगा तो आपको इतने शेयर्स इशू कर देंगे। उसमें टाइम पीरियड नहीं बताते हैं वो कुछ भी, बट हमें अंदर अंदर ही अंदर एक पता होता है कि जैसे मेरे को पता है कि ये 3 ईयर्स के अंदर ही अचीव हो पाएगा, तो ये मैंने एक्सपेक्टेड निकाला, एक्सपेक्टेड किया कि 3 ईयर्स के अंदर अचीव होगा, तो इसको एक्सपेंस को जो इतने इसके एक्सपेंस होगा 3 ईयर्स में डिवाइड करूंगा, ठीक है। 3 ईयर्स के अंदर डिवाइड करता हूँ। अगर मेरे को ये एक्सपेक्टेशन निकाली, बट अगर मेरे को ये 2 ईयर्स में ही हो जाता चीज, फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस मान लो बुक कर चुका था मैं पहले, ठीक है, अब सेकंड ईयर में ही मैं जितना एक्सपेंस बाकी और करना था मेरे को टोटल बुक, सारा जितना भी मेरा खर्चा लगा था उसको इशू करने का, ठीक है, वो सारा एक्सपेंस होगा, उसमें से माइनस कर दूंगा मैं जो फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुका हूँ, तो सेकंड ईयर में सारा का सारा वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा जो बचा हुआ होगा, ठीक है। अगर मेरे को ये लगता है कि 3 ईयर्स का मैंने ये था कि एक्सपेक्टेड था कि हो जाएगा मीट, बट ये 3 ईयर्स की जगह ना मेरा 5 ईयर्स में लग रहा है कि होगा मीट यार, 3 ईयर्स में कहीं होगा, क्योंकि इसको 5 ईयर्स में करूंगा नहीं, आप इसको 3 ईयर्स में ही रिकॉग्नाइज करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। यही यहाँ पे देखा है कि डिले होता है तो उसको कोई चेंज नहीं होगा, और अगर जल्दी हो जाता तो जल्दी कर दोगे इसको सारे को रिकॉग्नाइज। एक्चुअल लाइफ में ये होता है कि पीरियड आप बताते ही नहीं हो, बट नहीं भी बताया आपने, 3 ईयर्स तो एक्सपेक्ट कर लिया ना, इसके अकॉर्डिंग आप जो भी आपके नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो निकालते जाओगे कि फर्स्ट ईयर में इतने छोड़ के जा चुके, 2 साल में और इतने छोड़ के जाने की एक्सपेक्टेशन है मेरी, तो वो सारी कैलकुलेशन वही चलेगी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले एक बार बता रहा था कि ये सर्विस कंडीशन मानो या ना मानो, ठीक है, वो इसका यही लॉजिक था कि सर्विस कंडीशन हो या ना हो, बट आपको एक एजम्पशन तो निकालनी होगी कि इतने साल के अंदर करोगे, और इस एजम्पशन को आप डिले नहीं कर सकते, जल्दी कर सकते इस मार्केट कंडीशन वाले में, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक, और इसके हमें काफी एग्जांपल्स वगैरह भी करने हैं अभी, ठीक है। इसके एग्जांपल ज्यादा नहीं है, मेरे को ये एक तो ये करवाना है, एक ये करवाना है, इसको ना मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करता हूँ, ठीक है, सारे को। आपको एक कंसेप्ट क्लैरिटी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। अभी मतलब कंसेप्ट अभी बचे हुए हैं, काफी कंसेप्ट बचे हुए हैं, बट जितने हुए हैं काफी अच्छे हुए हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा ना, बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करके जरूर बताना कि कंसेप्ट लॉजिक कैसे लगते हैं आपको। लाइक भी जरूर करना वीडियो, जिससे कि हमारी वीडियो की रीच और लोगों तक भी पहुंचे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको हेल्प चाहिए, जो कंसेप्ट भूल चुके हैं, काफी पहले उन्होंने क्लासेस ली थी, या फिर जिन्होंने अभी क्लासेस ली ही नहीं है वो अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उनको भी शेयर कीजिए आप, ठीक है। मैं आपके बारे में इतना सोचता हूं तो आप भी तो सोचिए कुछ आपके बारे में। आपके लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है, ये नोट्स बनाने होते हैं, बहुत बहुत डिटेल में अंदर डीपली एनालिसिस करके बनाता हूं ऐसे ऐसे नोट्स। अभी जो इसका सेकंड वर्जन आएगा हमारा, मतलब सेकंड बैच लॉन्च होगा, उसके अंदर तो बिल्कुल वेल इससे भी बहुत ज्यादा और एडवांस लेवल के नोट्स होंगे उसमें, ठीक है। अगर आप ये लेक्चर उस टाइम पे देख रहे हो जब हमारा सेकंड बैच निकल चुका है, तो आप सेकंड बैच के ही लेक्चर्स देखना, क्योंकि उसके अंदर हम और भी ज्यादा एनालिसिस करके नोट्स में चेंजेस करेंगे, ड्रास्टिकली चेंज करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय।